महेश बलिहारी, बलिहारी बलिहारी, जय महेश बलिहारी। नयन तीन उपवीत भुजंगा, शशि ललाट सोहे सिर गंगा। नयन तीन उपवीत भुजंगा, शशि ललाट सोहे सिर गंगा। मुंड माल गल बीच विराजत, महिमा है भारी। बलिहारी बलिहारी, जय महेश बलिहारी, बलिहारी बलिहारी, जय महेश बलिहारी। कर में डमरू त्रिशूल तिहारे, कट में हर बाघंबर धारे। कर में डमरू त्रिशूल तिहारे, कट में हर बाघंबर धारे। उमा सहित हिम शैल विराजत, शोभा है न्यारी। बलिहारी बलिहारी, जय महेश बलिहारी, बलिहारी बलिहारी, जय महेश पल में प्रभु तुम हो प्रलयंकर, पल में प्रभु सदैव भयंकर। पल में प्रभु तुम हो प्रलयंकर, पल में प्रभु सदैव भयंकर। ऋषि मुनि भेद न पाए तिहारो, हम तो है संसारी। बलिहारी बलिहारी, जय महेश बलिहारी, बलिहारी बलिहारी, जय महेश बलिहारी। अगम निगम तब भेद न जाने, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव माने। अगम निगम तब भेद न जाने, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव माने। देवों के ओ महादेव, अब रक्षा करो हमारी। बलिहारी बलिहारी, जय महेश बलिहारी, बलिहारी बलिहारी, जय महेश बलिहारी। किस विधि वंदन करूं तिहारो, धरदानी त्रिपुरारी। किस विधि वंदन करूं तिहारो, धरदानी त्रिपुरारी। बलिहारी बलिहारी, जय महेश बलिहारी, बलिहारी बलिहारी, जय महेश बलिहारी, बलिहारी बलिहारी, जय महेश बलिहारी, बलिहारी बलिहारी, जय महेश बलिहारी। संस्कृती करण्या आपले स्वागत, कर आमुचे जुळती, कर आमुचे जुळती। संस्कृती पालनहार किसान महेश को नमन एवं सभी भाई बहनों को सादर जय श्री कृष्ण, जय महेश। महाराष्ट्र प्रदेश सभा अंतर्गत संस्कार संस्कृति संवर्धन समिति आयोजित मेड फॉर ईच अदर से मोल्ड फॉर ईच अदर का एक सफर के द्वितीय दिवस में आप सभी का मैं कल्पना, मेरे सहयोगी मंगला बिरला, सरोज गट्टानी एवं पवन जवर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं आज के हमारे अतिथि माननीय श्री अशोक जी बंग, महाराष्ट्र सभा अध्यक्ष श्री किशन जी भंसाली साहब, महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन की अध्यक्षा माननीय सो अनुसुया जी मालू, सचिव सुनीता जी पलोड,
एवं महाराष्ट्र प्रदेश युवा अध्यक्ष माननीय श्री हार्दिक जी सारणा एवं सचिव डॉक्टर श्री गोविंद जी मंत्री एवं उपस्थित मेरे सभी भाई बहनों को, पदाधिकारियों को, श्रोताओं को सस्नेह जय श्री कृष्ण। आओ हम सब मिलकर आगे बढ़ते हैं। आओ हम सब मिलकर आगे बढ़ते हैं। आत्मदीप का ज्योत जलाकर अंधकार को मिटाते हैं। अगणित दीप जलाएंगे ऐसे, अगणित दीप जलाएंगे ऐसे, तमस एक दिन भागेगा। पौरुष की आहुति से निश्चित ही भाग्य समाज का जागेगा, भाग्य समाज का जागेगा। आज के कार्यक्रम की विशेष आमंत्रित महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन की अध्यक्षा माननीय सौ अनुसया जी मालू। आपको भी डर लगा फासला देखकर, पर आप बढ़ती गई आगे रास्ता देखकर। खुद ब खुद आपके नजदीक आती गई आपकी मंजिल, खुद ब खुद आपके नजदीक आती गई आपकी मंजिल, आपका हौसला देखकर। ऐसे मन में आस्था और कार्य करने की क्षमता रखने वाली उत्साही ना तो अनुसया जी मालू से मैं नम्र निवेदन करती हूँ कि आप आपके उत्साहवर्धक मार्गदर्शन से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय सो अनुसया जी मालू। धन्यवाद आदरणीय कल्पना दीदी। जय श्री कृष्ण। भगवान उमा महेश गणेश जी को वंदन करते हुए आज की इस महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा के आदरणीय अध्यक्ष श्री भंसाली जी साहब और आदरणीय सचिव भाई, आदरणीय मनियार साहब एवं मेरे युवा भाई हार्दिक भाई एवं उनकी सारे पदाधिकारी, सभा भाई के सारे पदाधिकारी एवं ज्येष्ठ श्रेष्ठ सारे मेरे आए हुए बहन और भाई सभी को जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। आज वक्ता के रूप में जो आज आए हुए बहन है, बहन एडवोकेट कोमल जी करवा और नीता जी मुंदड़ा, इनको भी अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। इनके वक्तृत्व से, बोधक शब्द से सभी को आज बहुत लाभ होगा। ये हमने इनके माहेश्वरी महिला संगठन में जब दोनों बहनों को देखा था तो बहुत उसका जो लाभ सभी बहनों को हो रहा था, ऐसे महसूस हो रहा था कि हर जिले में, हर तहसील में दोनों बहनों को भेजेंगे, क्योंकि महिला का अधिकार, उत्थान, सशक्तिकरण, उसी तरह नीता बहन ने भी बहुत सुंदर शब्दों में अपनी खुशियों का बताया था। बहन कहते हैं ना कि सबको खुशियां बांटने से खुशियां और भी बढ़ जाती है। आज जो संस्कार संस्कृति संवर्धन के हिसाब से हमने ये प्रोग्राम रखे हैं, तो जरूर हमारे संस्कृति को कैसे बढ़े, कैसे हमारे संस्कार और बढ़े और कैसे हमारे अधिकार है, कैसे हम उसके हिसाब से चले, इस तरह से आज हमारे दोनों वक्तृत्व के लिए आए हुए बहने। साथ में मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ आदरणीय कल्पना दीदी और उनकी पूरी टीम का, मंगला दीदी और सपना, सरोज जी, पवन भैया, इन सभी के कार्यों को जब बार बार मैं देखती हूँ तो बहुत खुशी होती है। आपके कार्यों को वंदन करते हुए आज मैं अपने शब्दों को विराम देने के पहले, जैसे आज हमारे वक्ता दोनों आए हुए एडवोकेट कोमल जी और नीता जी मुंदड़ा, उनसे जो शब्द हम लेके जाएंगे आज यहाँ से, जो उन्होंने दिए हुए हैं, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं पर अपने आप को अंदर तक कैसे पहुंचे। जैसे कभी मैंने गुरुजी से हमने जैसे पूछा था एक बार, उसके 1-2 मिनट में एक शब्द बताती हूँ कि मैंने गुरुजी से पूछा जिंदगी कोई नसीहत बताइए, मैंने गुरुजी से पूछा कि इस जिंदगी की कोई नसीहत बताइए, तो उन्होंने मुझे सवाल किया कभी बर्तन धोए हैं, उन्होंने मुझे सवाल किया कभी तुमने बर्तन धोए हैं। मैंने हैरान होकर कहा धोए हैं। पूछा क्या आपने उससे क्या सीखा। गुरुजी ने हमसे पूछा क्या आपने उससे क्या सीखा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, हैरान से सिर्फ देख रही थी। तब गुरुजी ने हमें बताया कि आप बाहर से कम धोते हो, बर्तन को अंदर से बहुत धोते हो। उसी तरह जब आज हम इस बोधक वाक्यों को जब लेके जाएंगे तो दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने अंदर मन को उतारने के लिए,
आदरणीय कोमल जी और आदरणीय हमें नीता जी के वक्तृत्व से लेके जाना है। अपने शब्दों को विराम देने के पहले पुनश्च आदरणीय कल्पना दीदी और उनकी सारी टीम को अभिनंदन करते हैं, आदरणीय सभा भाई को प्रणाम करते हैं और सभी श्रोतागण को जय महेश, जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, धन्यवाद अनुसया जी। आपका प्रेरणादायी वक्तव्य हमें हमेशा भविष्य में निश्चित ही याद रहेगा। जय श्री कृष्ण। हम सविनय अनुरोध करते हैं हमारे ऊर्जावान महाराष्ट्र प्रदेश के माहेश्वरी युवा संगठन के अध्यक्ष माननीय श्री हरदीप जी सारडा जी से। हरदीप जी, आपके व्यक्तिमत्व की पहचान है न्यारी, आपके व्यक्तिमत्व की पहचान है न्यारी, 10 दिशाओं में फैलने वाली। आपके उज्जवल कार्य से ही आपका कर्तृत्व निखरा है, आपके सर्वांगीण कार्यों से ही आपका नेतृत्व अनुकरणीय हुआ है। आपका उदात्त भाव ही हम सबको भाया है, हम आतुर है आपके मनोभाव सुनने के लिए। आदरणीय श्री हार्दिक जी सारडा। जय महेश, जय श्री कृष्ण। प्रणाम करता हूं कल्पना आंटी जी। इस कार्यक्रम के उद्घाटक अशोक काका जी बंग, उपसभापति अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा, प्रमुख अतिथि सुरेंद्र काका जी मांदा जी, हमारे परम श्रद्धेय जो हम सभी को प्रोत्साहन देते हैं, ऐसे हमारे पितृशक्ति श्री कृष्ण काका जी, हमें ऊर्जा से भर देते हैं, काम करने के लिए ताकत देते हैं, ऐसे हमारे मदनलाल काका जी मनियार जी, हमारी मातृशक्ति अनुसया काकी जी मालू जी, सुनीता पल्लोड़ जी, आपके संस्कार संस्कृति संवर्धन समिति के सभी पदाधिकारी, मंगला जी बिरला जी, सरोज जी गठानी जी, ज और ग जन्म और गमन के जानकारी देने वाले हमारे पवन कुमार जी झोमर जी, और सभी जिला अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी, सभी श्रोतागण, सभी को वारंवार जय महेश, प्रणाम। यहाँ पे कल्पना आंटी जी ने मुझे कहा कि आपको 5 मिनट बोलना है। अब 5 मिनट बोलना है बोल तो सोच समझ कर बोलना पड़ेगा, और अपने को संस्कार और संस्कृति संवर्धन इस समिति का जो मेन उद्देश्य है, जो बंसाली काका जी ने अनेक समितियों के माध्यम से माहेश्वरी समाज किस प्रकार से स्वर्णिम बन सकता है, किस प्रकार से आत्मनिर्भर बन सकता है, इसके लिए अनेक समितियों के माध्यम से अनेक उपक्रम लेने जा रहे हैं। इसका एक संस्कार और संस्कृति बनाने का ये बहुत ही बढ़िया उपक्रम कल्पना जी मालू जी के अध्यक्षता में किया जा रहा है। उनके पूरी टीम को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमन करता हूं। युग पुरुष, युग निर्माण करता पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हरिद्वार गायत्री परिवार के प्रमुख, उन्होंने जिस प्रकार से कहा है कि नर और नारी एक समान, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, आज हम 21वीं सदी के अंदर पदार्पण कर चुके हैं। क्या हम आने वाले समय में अपने परिवार में संस्कार बढ़ाने के लिए सबसे जो जरूरी है, जो दिखता है, मैं गलत भी हो सकता हूं यहाँ पे, लेकिन जो परिवार में घूमता हूं, परिवार में देखता हूं, तो नर और नारी जिस प्रकार से एक समान है, उस प्रकार से बेटी और बहू, यह भी आपका नजरिया देखने का जो समाज का नजरिया है, वह भी एक समान होना चाहिए। माता और बुआ, जो अपनी बुआ आती है और अपनी माँ, उसका भी परिवार में देखने का, जो अपने परिवार के लोग हैं, उनका भी नजरिया एक जैसा होना चाहिए। भाई का बच्चा हो या मेरा बच्चा हो, जब मिलकर आज एकल परिवार की जगह अगर अलग अलग रहते भी होंगे, अलग अलग जगह भी रहते होंगे, तो हम एक परिवार के लोग हैं। आज इस कोरोना के काल में आप देखते होंगे, मित्र है बहुत है, अपन अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं बहुत कड़वी बात बोलने जा रहा हूं कि हमें बाहर के लोगों से तो मीठा बोलने आता है, बाहर के लोग तो जी 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 करते हैं अपन, लेकिन अपने परिवार के अंदर जो अपने मित्र है, जो अपने परिवार जिन्होंने अपने को जन्म दिया है, जिस खून के, जिस मिट्टी के अपन बने हुए हैं, ऐसे परिवार के लोगों के साथ में बर्ताव करते समय
बहुत 25-30% लोगों के अंदर बहुत अच्छा बर्ताव होता है, लेकिन बहुत जगह परिवार के अंदर अपने आपसी मिलाप, आपसी संवाद होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारा सौभाग्य है कि हमारी पितृशक्ति बंसारी काका जी और हमारी मातृशक्ति अनुसुईया काका जी, इनके साथ में हम इस 3 साल के अंदर एक ऐसा परिवर्तन समाज के अंदर लेकर आने की कोशिश करेंगे कि जिसके अंदर आज आपकी बेटी अगर घर में आती है तो वो ड्रेस पहन सकती है, लेकिन बहू अगर कोई ड्रेस पहनती है तो उसमें आपको आपत्ति है। आपकी बुआ अगर घर में ड्रेस पहनती है तो वो चलता है, लेकिन आपकी माँ अगर घर में ड्रेस पहनती है तो उसमें आपको, ऐसे अनेक विषय है। घर में संस्कार बढ़ने के लिए अपने बेटियों के वेशभूषा, अनेक विषय जिसमें आप ले सकते हैं संस्कार करने के लिए। छोटी छोटी बातों में जरूर अपने को ध्यान देकर संस्कार अपने घर में हमसे शुरुआत करें। जिस प्रकार से आदरणीय संजय मालपानी ने एक सवाल पूछा था कि बच्चे आजकल टीवी में लगे हुए, मोबाइल में लगे हुए हैं, तो उनका बहुत बढ़िया सुंदर जवाब था। तो बच्चे आपको देखते हैं, आप जिस प्रकार से काम करते हो उसका आकलन बच्चे करते हैं। तो बच्चों के लिए संस्कार, समाज के लिए संस्कार, इसका स्वयं सुधार, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, इस प्रकार का अपने को सोच लेकर, समाज को साथ में लेकर, समाज अपने को बहुत मदद करता है, हम भी समाज को बहुत मदद करते हैं, लेकिन इसका सबसे पहले शुरुआत हम हमारे परिवार को करें। हमारे परिवार में जो दुखी है उनको सहायता करें, इस प्रकार से शुरुआत करते हैं। संस्कार के अंदर सबसे पहले जो कुछ भी घर में बोलता है उसका अपने को सुनने की भी एक जरूरी है। बच्चे अगर सवाल करते हैं तो हमें सुनना चाहिए, क्योंकि अगर वो सवाल करना बंद कर देंगे तो फिर वो दूसरी जगह चले जाए। उनको सवाल करने दो, उनके सवाल सुने, बड़े सुने और उसका अच्छा मार्गदर्शन करे। इस प्रकार की व्यवस्था अपने घर में होनी चाहिए। अगर एक बच्चा निर्माण करते हैं तो वो 100 विद्यालय निर्माण कर सकता है। ऐसे परम संत ने कहा है, सुख में सब आएंगे, मित्र आएंगे, लेकिन परिवार में, हॉस्पिटल में अगर सोने को कोई आएगा तो हमारा खून का रिश्ता परिवार के लोग ही आएंगे, परिवार में प्रेम बनाएंगे, फिर समय प्रेम बनाएंगे। इस प्रकार की सोच लेकर हम परिवार से अपने शुरू करते हैं। अपना महेश्वरी परिवार, अपना महाराष्ट्र प्रदेश परिवार, इस सबको एक विजन बड़ा लेकर पूरा परिवार ही मेरा परिवार है, इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं। अतीत तो फिर नहीं आएगा, भविष्य आने वाला है। अतीत को जो पीछे भूल गए, जो गलतियां हो गई उसको भूल जाते हैं। मैं भी, मेरी जो बहुत सारी गलतियां हुई होंगी उसको भी मैं आज छोड़ता हूं। भविष्य के लिए हम सब मिलकर एक अच्छा समाज बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया। मैं छोटे हूं, बहुत बड़ी बात किया होगा, लेकिन अपने को शुरुआत करनी पड़ेगी। मातृशक्ति, युवा शक्ति को, जो हमारे पितृशक्ति का जो बड़ा साथ है, सबको मिलकर हम नया समाज गढ़ाएंगे, नया परिवर्तन लाएंगे, ऐसी आशा व्यक्त करता हूं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय महेश। बहुत बहुत धन्यवाद हार्दिक जी, बहुत सुंदर मार्गदर्शन रहा आपका। बुआ ही है, आपका भी वक्त वो भी बढ़िया रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे के कार्यक्रम के लिए निमंत्रित करती हूँ चिरंजीव ऋषभ सोनी से, क्योंकि आज मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है कि मैं आपके समक्ष माहेश्वरी समाज का एक भूषण श्री रमेश जी एवं सौ अर्चना जी सोनी के सुपुत्र ऋषभ सोनी आज के स्मार्टफोन और गेम से समय गवा रहे हैं। वही जीवन के विषय में परिवार के साथ शिक्षक और पूरे माहेश्वरी समाज के लिए गौरव का एवं अभिमान का काम किया है। लॉकडाउन के इस काल का सदुपयोग किया, पढ़ाई के साथ साथ बचा हुआ समय सोशल मीडिया पर ना गवाते हुए ऋषभ ने जिंदगी के सिद्धांतों पर संस्कार के साथ आनंदी जीवन बिताने के लिए हर में यह किताब अत्यंत उपयुक्त है। इस उभरते हुए महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा महिला संगठन एवं युवा संगठन और संस्कार संस्कृति से मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूँ।
और उसे अनेक अनेक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। उसकी एक बात मुझे और बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने अपनी किताब से मिलने वाली रॉयल्टी जरूरतमंद छात्रों को पढ़ाई के लिए मदद देने का फैसला किया है। उन्होंने साबित कर दिया है कि न केवल वो एक अच्छे लेखक है बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक भी है। तो बहुत बहुत अभिनंदन ऋषभ जी आपका। इस अवसर पर हम निश्चित ही चिरंजीव ऋषभ का मनोभाव सुनना चाहेंगे। मैं निमंत्रित करती हूँ चिरंजीव ऋषभ सोनी से। जय श्री कृष्ण। कुछ चंद पंक्तियों से शुरू करना चाहूंगा। जिंदगी क्या है? यादों का गुलदस्ता या गमों की बौछार, प्यार भरे नगमे या टेंशन की बहार। क्यों नहीं कर पाते हम दिल की बातों का इजहार? करना तो बहुत कुछ है पर स्ट्रगल का नहीं है विचार। क्यों उलझ गए हम प्रॉब्लम्स के विचारों में, नहीं सोच पाते हम सॉल्यूशंस के बारे में। चलो छोड़ो यार झूठे वादों का इजहार। कई बार किताबों के पन्नों की तरह के पन्ने जैसे पलटते हैं उस तरह सोचते हैं कि यूं ही बीत जाती जिंदगी तो क्या बात है। में ऐसा होता है कि जिंदगी हमारी कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं है, हम खुद जिंदगी को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। मेरे इस किताब इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन के माध्यम से मैंने जिंदगी की कुछ ऐसी अनसुनी बातें, अनसुनी जो ऐसी सारी कहानियां होती है जो कि हम कई बार जानते हुए भी उनका मतलब नहीं समझ पाते। क्योंकि जो हमारी जिंदगी होती है ना, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जिंदगी को देखने का, वो ऐसा है कि जिंदगी जीना जरूरी नहीं है, पर जिंदगी को सही ढंग से जीना वो ज्यादा जरूरी है। और पर कई बार अक्सर ऐसा होता है कि हमारे आसपास में हम काफी आसानी से हमारे गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या हम कई बार तो गोल सेट भी नहीं कर पाते। तो ऐसी काफी सारी चीजें होती है जिनके बारे में हमें अभी समझना काफी जरूरी हो चुका है, जो कि आज के समय में स्पेशली युवाओं के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो, क्योंकि आज डिस्ट्रैक्शंस की कोई कमी नहीं है। जब से स्मार्टफोन आ गया है तब से डिस्ट्रैक्शंस तो काफी सारे हैं, पर इनके ऊपर सॉल्यूशंस कुछ भी नहीं है। कुछ दिनों पहले की बात है, मैंने एक छोटे से बच्चे से पूछा कि कैसा है, तो वो मुझे आकर बोलता है कि भैया बहुत टेंशन है। मतलब आई वाज शॉक्ड कि एक 10 साल के बच्चे को भला क्या टेंशन रह सकता है। तो मैंने उससे पूछा भी कि भाई क्या टेंशन है, तो उसने मुझे बताया कि भैया ये टेंशन है, पहले स्कूल जाना पड़ता है, स्कूल के बाद कॉलेज जाना पड़ता है, सॉरी स्कूल के बाद क्लासेस जाना पड़ता है, ये वो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसको क्या बोलूं, क्योंकि वो गलत भी नहीं था, पर प्रॉब्लम्स तो सबके जिंदगी में, पर अब मैटर क्या कर रहा है कि हम उन प्रॉब्लम्स को फेस कैसे करते हैं। आजकल जो देखो जिधर देखेंगे हम उधर हर कोई अपने प्रॉब्लम्स का रोना रो रहा है, उसको फेस करने के सॉल्यूशंस तो कोई पता ही नहीं रहा है। तो ऐसे ही कई सारे सॉल्यूशंस को लेकर आ रही है हमारी ये बुक इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, मुझे आज आपने ये मौका दिया कि मैं आज आपको कुछ बोल सकूं। मैं आप सभी का आभारी हूँ। धन्यवाद। मैं रमेश जी एवं अर्चना जी सोनी आप सभी का आपके पूरे परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और समिति का कार्य एवं प्रस्तावना मैं 1 मिनट में आपके सामने रखती हूँ और हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गत सत्र में इसी संस्कार संस्कृति संवर्धन समिति में आदरणीय श्री मधुसूदन जी गांधी के नेतृत्व में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। छोटे छोटे गाँव में जाकर संस्कार संस्कृति अंतर्गत काफी कार्य हुआ। घर एक मंदिर, मिले सुर मेरा तुम्हारा, अनेक सामाजिक प्रश्नों पर चर्चा सत्र, अनेक विषयों पर अनेक सुप्रसिद्ध वक्ताओं के व्याख्यान हुए। विशेष सहयोग पुणे जिला माहेश्वरी सभा एवं महिला समिति का रहा। वर्तमान में हम शिक्षित भी है और संपन्न भी, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी का कुछ अंश आधुनिक शिक्षा, सभ्यता और संपन्नता के नाम पर अपने संस्कार और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। यह बड़ी चिंतनीय बात है। समाज की बढ़ती व्यसनाधीनता, मनोरंजन के प्रति बढ़ता लगाव, पाश्चात्य संस्कृति का बढ़ता अंधानुकरण, जानलेवा स्पर्धाएं और सादगी का अभाव ऐसे प्रदूषित वातावरण में प्रवेश कर रही है। संयुक्त परिवार के विघटन के कारण संस्कृति का रक्षण एवं संस्कार का सिंचन गुरुतर दायित्व आज सामाजिक संगठनों पर आया है। लेकिन गत 6 महीनों से परिस्थिति में काफी परिवर्तन
लॉकडाउन और कोरोना महामारी के कारण जीवन जैसे थम गया है। कहते हैं ना, हर चीज को दो पहलू होते हैं। प्रकृति में काफी अच्छे बदलाव आए हैं। परिवार में लोग ज्यादा से ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिता रहे हैं, भजन भोजन साथ में कर रहे हैं। लेकिन काफी परिवारों की आर्थिक और पारिवारिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। लोग सोशल मीडिया के अधीन हो रहे हैं। उसका भी परिवार, हमारी सेहत और परिवार पर हो रहा है। पारिवारिक एवं शारीरिक मानसिक समस्याओं को भी सामना करना पड़ रहा है। ये कहते हैं ना, संघर्ष में ही हर्ष है और हर्ष में ही उत्कर्ष है। शाखाएं रही तो फूल भी, पत्ते भी आएंगे। ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे दिन भी जरूर आएंगे। धन्यवाद। कोई ज्यादा औपचारिकता न करते हुए हम सीधे अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। एक विनयशील और संवेदनशील व्यक्तिमत्व की धनी तो एडवोकेट जो कोमल करवा का परिचय कराएगी हमारी बहन मंगला जी बिरला। अत्यंत हर्ष के साथ आज मैं परिचय दे रही हूँ स्वतंत्र सेनानी स्वर्गीय श्री गोविंद लाल जी बाहेती की पोती तथा उद्योगपति श्री आदित्य जी करवा की धर्मपत्नी एडवोकेट सौ कोमल जी आदित्य जी करवा का। नासिक निवासी सौ कोमल जी के शैक्षणिक प्रतिभा के बारे में तो है। आप औरंगाबाद के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ से बीएससी, एमए, एलएलबी, एलएलएम के साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट की पढ़ाई में व्यस्त है। आप एनवायरमेंटल स्टडीज सर्टिफिकेट कोर्स में ओ डिवीजन से उत्तीर्ण हैं। आप नासिक निवासी श्रीयुत कमल किशोर जी एवं अंजू जी करवा की पौरानी, एक तत्पर गृहिणी, दो नन्ही कन्याओं की माता एवं कुशल व्यवसायी भी है। आप एके ग्रुप नासिक के संचालिका पद के साथ साथ फूड्स एंड ड्रग्स लॉ कंसल्टेंट की जिम्मेदारी संभाल रही है। कला, विज्ञान, स्पोर्ट्स इत्यादि अनेक क्षेत्रों में आपने अपनी अलग प्रतिभा दर्शाई है। जैसे क्षितिज एंड आर्ट सोसाइटी हरियाणा द्वारा आयोजित चित्रकला स्पर्धा में प्रथम स्थान, राष्ट्रीय बाल भवन दिल्ली द्वारा आयोजित कोलाटा में 2 स्वर्ण पदक, राष्ट्रीय बाल भवन दिल्ली के द्वारा आयोजित स्वर्ण पदक के साथ साथ माणिकचंद पहाड़े लॉ कॉलेज औरंगाबाद से 2010 का स्टूडेंट ऑफ द ईयर सम्मान, स्टेट लेवल जनरल नॉलेज स्टेट कंपटीशन में देवगिरी महाविद्यालय औरंगाबाद से तृतीय पारितोषिक, वुमन वॉकेथॉन 2019 नासिक रोड से हुए बेस्ट सोशल मैसेजेस कैटेगरी के लिए प्रथम पारितोषिक। इसमें आपका मैसेज था, समय से पहले और जरूरत से ज्यादा यंत्रों का उपयोग हमारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय बना रहा है। आइए इससे बचने का प्रामाणिक प्रयत्न करते हैं। लगातार दूसरे वर्ष वुमन वॉकेथॉन 2020 मदर एंड बेबी कैटेगरी में प्रथम पारितोषिक, जिसमें आपका संदेश, मम्मी पापा हमें आपसे खेलना अच्छा लगता है, मम्मी पापा हमें आपसे खेलना अच्छा लगता है, हमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से कनेक्ट करके हमारे बचपन से डिस्कनेक्ट मत कीजिए। ऐसे बहुआयामी व्यक्तिमत्व की धनी कोमल जी, आज के वेबिनार में हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आज की समाज व्यवस्था में मीडिया को लेकर ऐसे क्या उपाय होने चाहिए कि हम इस मीडिया के लिए मेड फॉर ईच अदर से मोल्ड फॉर ईच अदर हो जाए, ताकि मानसिक, सामाजिक एवं पारिवारिक रूप से स्वस्थ रहे, आनंदित रहे। आमंत्रित है कोमल जी करवा। कोमल जी करवा, आपका स्वागत है। त्या कोवळ्या फुलांचा बाजार पाहिला मी, पैशात भावनेचा व्यापार पाहिला मी। त्या कोवळ्या फुलांचा बाजार पाहिला मी, पैशात भावनेचा व्यापार पाहिला मी। थोडा उजेड ज्याला मागाव्यास गेलो, तो सूर्यही थोडा लाचार पाहिला मी, लाचार पाहिला मी। महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा संस्कार एवं संस्कृति संवर्धन समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित
श्याम सुंदर जी मांधना, अशोक जी बंग, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री किशन जी भंसाली, सचिव, और मेरे अंकल श्री मदन लाल जी मिनियार। अंकल इसीलिए कि ये मेरे पिताजी के वर्ग मित्र हैं। कल्पना जी मालू, मंगला जी बिरला, अनुसुया जी मालू, सरोज जी गट्टानी, सुनीता जी पलोड़, पवन कुमार जी झंवर, अंजना जी राठी, नीता जी मुंदड़ा, सभी पदाधिकारी, श्रोताओं, भाइयों, बहनों, माताओं, आप सभी को मेरा विनम्र अभिवादन। आज का सोशल मीडिया ये कल के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आधुनिक रूप है, जिसके पूर्वज थे प्रिंट मीडिया। मीडिया है जो भी हो, उसका समाज में प्रभाव हमेशा से ही बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इनकी योग्यता, विश्वासार्हता, उपयोगिता और आवश्यकता ये चर्चा का एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन इन प्रसार माध्यमों का आजकल हमारे जिंदगी में और हमारे परिवार पर क्या असर हो रहा है, इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। जनसामान्यों तक समाचार तथा सूचना को पहुंचाने का एक माध्यम मतलब प्रसार माध्यम, ये इनकी सीधी सी परिभाषा है। प्रसार माध्यमों की भूमिका के बारे में विचार विमर्श करते हुए हमें इनके इतिहास में झांकने की जरूरत है। बहुत ही गौरवशाली इतिहास है इनका भारत में। भारत में इनकी शुरुआत हुई 1780 में, जब द बंगाल गैजेट नाम का एक वृत्तपत्र यहाँ छापा गया। बाद में अनेक वृत्तपत्र आए जिन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ का आवाज उठाने का बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया, और भारतीय स्वतंत्रता इस एकमात्र ध्येय से प्रेरित होकर इन्होंने अपनी भूमिका निभाई। और इन सब का असर ये हुआ कि भारत अंग्रेजों के गुलामी से आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले जिन प्रसार माध्यमों ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ काम किया था, अब वो भारत सरकार के साथ मिलकर काम करने लगे। भारत सरकार की विविध योजनाओं को, उनके विविध कार्यक्रमों को जनसामान्यों तक पहुंचाने का बहुत ही महत्वपूर्ण काम उस वक्त के प्रसार माध्यमों ने किया था, और शायद इसीलिए इन्होंने अपने आप को डेमोक्रेसी का 4th पिलर घोषित कर लिया। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, ये 3 घटनात्मक स्तंभ है हमारे लोकतंत्र के। लेकिन मीडिया ये स्वयं घोषित है, इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेस नहीं है। प्रसार माध्यमों के बढ़ते गतिविधियों को हम मुख्यतः 3 कालखंड में विभाजित कर सकते हैं। अब मैं सिर्फ स्वतंत्र उत्तर काल के बारे में बात कर रही हूँ। एक 1950 से 70 का काल, जहां रेडियो और अखबार यही प्रचार और प्रसार के प्रभावी माध्यम थे। दूसरा 1970 से 90 का दशक, जिस दशक में दूरदर्शन की क्रांति हुई। दूरदर्शन की शुरुआत वैसे भारत में 15 सितंबर 1959 को हो गई थी, लेकिन वो सिर्फ मेट्रो सिटीज तक मर्यादित थी। आम आदमी तक टेलीविजन पहुंचते पहुंचते 1985 साल हो गया था। और तीसरा 1990 से लेकर आज तक का कालखंड। 1990 के बाद टेलीविजन टेक्नोलॉजी ने इतनी क्रांति की कि पहले टीवी पर एक चैनल दिखाई देता था, वहां आज एक साथ हजारों चैनल्स दिखाई देने लगे। पहले हमारे देश में एक आध गांव में, गांव के एक आध व्यक्ति के पास एक टीवी होता था। वहां आज 135 करोड़ आबादी वाले हमारे देश में तकरीबन 70% लोगों के पास भी विद डिश कनेक्शन है, और यूं कहूं तो मोबाइल फोन्स के रूप में आज हमारे हाथों में ही टीवी आ गया है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार आज की घड़ी में भारत में 55 करोड़ से ज्यादा एक्टिव इंटरनेट यूजर्स है, और इनमें 12 से 29 वर्ष आयु के लोगों का प्रमाण सर्वाधिक माने 66.6% है। 1990 के बाद प्रसार माध्यमों के नंबर में बढ़ोतरी हुई है, उनका स्वरूप बदला है, उनका कंटेंट और उनका उद्देश्य भी। आज भारत में 1,05,000 से ज्यादा वृत्तपत्र छापे जाते हैं, 890 से ज्यादा टीवी चैनल्स ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, और 75 से ज्यादा सोशल मीडिया वेबसाइट्स या एप्स यूज किए जाते हैं। मीडिया चाहे जो भी हो, इनके कार्य प्रणाली को मुख्यतः 3 घटकों में कैटेगराइज किया जा सकता है। एक, इंफॉर्मेशन देना माने न्यूज, दूसरा एंटरटेनमेंट करना, और तीसरा एडवर्टीजमेंट माने विज्ञापन करना। जैसे जैसे वैज्ञानिक प्रगति होती गई, हमारा इन प्रसार माध्यमों से संस्कृति के जतन में, समाज के प्रबोधन में और लोकशाही के उद्बोधन में सहभाग की अपेक्षाएं बढ़ती गई। लेकिन 1990 के बाद इनकी बढ़ती संख्या की वजह से और इनके बदलते स्वरूप और उद्देश्य की वजह से इनमें एक तरीके की कंपटीशन शुरू हो गई कि मुझे यहाँ टिकना है। और इस कंपटीशन में टिकने के लिए इन्होंने न जाने कौन कौन से तरीके अपनाना शुरू किया, और इसका हमारे परिवार पर, हमारे कुटुंब व्यवस्था पर क्या परिणाम हुआ। आइए सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज के बारे में क्या होता है। आज कोई भी चैनल या कोई भी अखबार आप खोल दीजिए कोई जानकारी लेने हेतु, तो ऐसा लगने लगता है कि
भारत की सारी समस्याएं खत्म हो गई है और बस 3-4 प्रमुख समस्याएं बाकी है। एक, सुशांत सिंह राठौड़ की मौत और उसके पीछे का रहस्य। दूसरा, रिया चक्रवर्ती की उसमें सहभागी। तीसरा, संजय राउत। और चौथा, कंगना रनावत। जिस न्यूज़पेपर या न्यूज चैनल से देश विदेश में, समाज में, मेरे आसपास चल रही गतिविधियों की मुझे जानकारी मिलने की प्रामाणिक अपेक्षा रहती है, वो हमें क्या दिखाते हैं? एक सर्वेक्षण में ऐसा देखा गया है कि बीजेपी, क्रिकेट और क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ये 3 घटक सबसे ज्यादा रिपोर्ट किए जाते हैं। और एक महिला को पीड़ित, विक्टिम और अबला दिखाने में ये न्यूज चैनल ज्यादा प्रभावी होते हैं। महिला को विक्टिम दिखाते वक्त अगर वो महिला उन गुंडों के साथ डटकर लड़ी होगी विरोध में, तो इस बात को थोड़ा सा कम प्रेफरेंस देते हुए बार बार बस यही बताया जाता है कि अपराध कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कितने बजे हुआ। निर्भया के केस में हमें इन मीडिया वालों ने इतनी बार, इतनी डिटेल्स में बताया है कि आज हम सब जानते हैं कि अपराध कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कितने बजे हुआ और बाद में उसे सड़क पर किस तरीके से फेंका गया था। लेकिन इस घटना के आरोपियों को मात्र 24 घंटों के अंदर सलाखों के पीछे डालने वाली आईपीएस ऑफिसर छाया शर्मा के बारे में इन्होंने कभी नहीं लिखा। और इसकी जो इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस इंस्पेक्टर थी प्रतिभा शर्मा, जिसके इन्वेस्टिगेटिंग स्किल की वजह से इन चारों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई, उसके बारे में इन्होंने कभी नहीं बताया। हमें से कितने लोगों को इनके नाम पता थे? हार्डली किसी को होगा, क्योंकि मीडिया में इन्हें कभी प्रोजेक्ट किया ही नहीं। दूसरा बात इनका ये दिखाई देता है कि न्यूज देने में इनकी एक जेंडर बायसनेस दिखाई देती है। मान लो धोनी या विराट कोहली अगर सेंचुरी बनाते हैं तो इनकी न्यूज हर अखबार के फ्रंट पेज पर बड़ी हेडलाइंस बनाकर छापी जाती है, हर न्यूज चैनल पर बड़े बड़े चर्चा सत्र आयोजित किए जाते हैं। लेकिन उस जगह अगर हमारी स्मृति मानधना या मिताली राज या शिफाली वर्मा सेंचुरी बनाते हैं तो इनकी न्यूज कहाँ होती है? अंदर के स्पोर्ट्स पेज पर। सबसे तेज न्यूज देने की होड़ में आज हमने देखा कुछ दिनों पहले कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी की मौत होने के पहले ही कुछ चैनल्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। और लॉकडाउन के पीरियड में भी जितने हादसे हुए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन न्यूज चैनल्स को जाती है, इनकी गलत रिपोर्टिंग को जाती है। ये हो गया न्यूज के बारे में। अब देखते हैं कि एंटरटेनमेंट में क्या होता है। एंटरटेनमेंट ये प्रसार माध्यमों का एक अविभाज्य घटक है। मनोरंजन के माध्यम से भारतीयता और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के बजाय ये हमें क्या दिखाते हैं? दिन भर षड्यंत्र रचने वाली, ग्लैमर, मॉडर्नाइजेशन, फैशन के नाम पर अंग प्रदर्शन करने वाली, एक दूसरे से झगड़ने वाली महिलाएं, खून मारामारी करने वाले गुंडे बदमाश लोग, भारतीय परंपरा को बेवकूफ कहने वाले और पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करने वाले, रिमिक्स नाम के बेसुरे संगीत पर नचने वाले अर्धनग्न कपड़ों के युवक, विश्वासघात की दोस्त, रिश्तेदार और ओवर पैम्पर्ड, बदतमीज, जिद्दी बच्चे। जिस देश में तानसेन से लेकर भीमसेन तक संगीत की इतनी भव्य परंपरा रही है, ये हमें कैसे गाने सिखाते हैं, सुनाते हैं? वो लड़की आंख मारे ये अपने डेली सोप्स में कैसी महिलाओं को दिखाते हैं जो दिन भर भरपूर मेकअप से लथपथ हॉल में सोफे पे बैठे हुई होती है, जो घर का कभी भी कोई काम करते हुए नहीं दिखाई देती। असल जिंदगी में ऐसे ही होता है क्या? हम महिलाओं को अपने घर, परिवार, बच्चों की इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभानी होती है और उसमें भी अगर कोई वर्किंग वुमन है तो उसे ऑफिस का काम अलग से होता है। तो ऐसी व्यस्त रूटीन में कई बार तो हमें आईने में देखने तक की फुर्सत नहीं मिलती। वहां ये मीडिया वाले हमें कैसा दिखाते हैं? बस मेकअप करके बैठे रहो दिन रात, कोई काम धाम नहीं है। एक महिला के कितने तो अफेयर्स दिखाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स दिखाते हैं, मल्टीपल मैरिजेस दिखाते हैं। पतिव्रता सती सावित्री वाले देश के हम वंशज लोग हैं, जहां अपने मृत पति के प्राणों को यमराज से वापस लेकर आने की शक्ति और अपने उस रिश्ते के प्रति आस्था उस सती सावित्री नामक पत्नी में थी। वहां ये हमको कैसी पत्नियां दिखाते हैं? अपने पति के छोटे भाई से, मतलब अपने देवर से शादी करने आए इसलिए अपने पति को जहर देकर मारने वाली महिलाओं को ये दिखाते हैं। रामायण का एक प्रसंग याद आ रहा है। रावण ने सीता का हरण कर लिया है और राम और लक्ष्मण उन्हें ढूंढ रहे हैं। प्रसंगावधान दिखाकर सीता ने अपने आभूषण विमान से जाते हुए जमीन पर फेंके ताकि जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण उन्हें ढूंढने निकले तो उन्हें कुछ क्लू मिलता जाए कि किस डायरेक्शन में उन्हें ले जाया गया होगा। और बिल्कुल जैसा उन्होंने सोचा, ये सारे आभूषण उन दोनों को मिलते हैं। राम जी लक्ष्मण को पूछते हैं, लक्ष्मण
क्या ये आभूषण सीता के हैं? लक्ष्मण ने उनमें से 2 पायल उठाते हुए कहा कि भैया, ये पायल भाभी माँ सीता के हैं, ये मैं पक्का बता सकता हूँ, क्योंकि इन्हें प्रणाम करते वक्त रोज मैंने देखा है। बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पैरों से ऊपर मैंने भाभी को कभी देखा ही नहीं। क्या रिश्ता था देवर भाभी का, कितना सम्मान था महिलाओं का। वहां ये आजकल के एंटरटेनमेंट के सीरियल में कैसे रिश्ते दिखाते हैं? क्या कहती है भाभी, रोहन तुम विस्की लोगे या वाइन? मुझे नहीं लगता आज भी हमारे किसी भी परिवार में कोई भाभी अपने देवर से इस तरीके से बात करती होगी, क्योंकि आज भी हमारे घरों में, हमारे समाज में, हमारे संस्कृति में हर रिश्ते का एक मान है, उसकी पवित्रता है, उसकी एक मर्यादा है। तो हमारा ऐसा कुछ नहीं होता हमारे घरों में जो सीरियल्स में दिखाया जाता है, लेकिन फिर भी दिन रात हमें ऐसे ही कैरेक्टर वाली महिलाएं दिखाई जाती हैं, ऐसे ही संस्कृति वाले परिवार दिखाए जाते हैं। इसकी वजह से ना सिर्फ हम महिलाओं की सोशल इमेज को ठेस पहुंची है, बल्कि हमारा फैमिली सिस्टम का स्तर काफी नीचा हो गया है। आजकल हर एंटरटेनमेंट के चैनल पर रियलिटी शोज का एक ट्रेंड बड़ा तेजी से बढ़ रहा है। इन रियलिटी शोज के प्रोडक्शन और डायरेक्शन के पीछे की एक्चुअल रियलिटी समझ ना पाए, इतने ना समझ हम नहीं हैं। केवल टीआरपी बढ़ाने के लिए दिखाए जाने वाले ऐसे कार्यक्रम हम जानते हैं, लेकिन फिर भी पूरे परिवार के साथ बैठकर देखते हैं। बच्चों के एंटरटेनमेंट में दिखाए जाने वाले जो कार्टून्स होते हैं, उनमें यूज की जाने वाली भाषा, दिखाई जाने वाली मारामारी, वायलेंस और उन कैरेक्टर्स का अपीयरेंस, फैंटेसी, ये बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। आज किसी भी बच्चे को पूछ लीजिए कि बेटा बड़ा होके तो क्या बनेगा, तो 89.1% बच्चों का कहना होता है कि मैं बड़ा होने के बाद या तो छोटा भीम बनूंगा, या सुपरमैन बनूंगा, या स्पाइडरमैन बनूंगा। इस बात को बड़ी गंभीरता से समझने की जरूरत है। बच्चे उम्र के थोड़ी बड़ी पड़ाव पर पहुंचते हैं तो उनके सामने आदर्श होते हैं कैटरीना कैफ, करीना कपूर, शाहरुख खान, सलमान खान, क्योंकि दिन भर उन्हें यही दिखाया जाता है। एंटरटेनमेंट के बारे में एक और मुद्दा समझने जैसा है कि महिलाओं के प्रदर्शन में हमेशा उन्हें एक घरेलू अवतार में दिखाया जाता है, एक बहू, पत्नी, बेटी, माँ के रूप में। उन्हें कभी भी वर्किंग वुमन या अथॉरिटी होल्डर के रूप में नहीं दिखाया जाता। और जितने भी वर्किंग वुमन दिखाई जाती है, उनका रोल इतना डोमिनेटिंग, इतना अग्रेसिव और इतना स्वच्छंद दिखाते हैं कि आज हम सब अपने घरों में करियर ओरिएंटेड बहू लाने से डरते हैं, क्योंकि इन सीरियल्स ने हमारा माइंडसेट ऐसा बना दिया है कि अगर कोई लड़की बाहर जाके ऑफिस में काम करेगी तो घर का कोई काम नहीं करेगी, घर में भी बॉसिज्म करेगी, डोमिनेटिंग होगी। लेकिन हम आसपास देखते हैं कि ऐसी कई महिलाएं हैं जो अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां और ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बड़ी ही बैलेंस तरीके से संभालती है, लेकिन हम महिलाओं के इस बैलेंस पोटेंशियल को मीडिया में पॉजिटिवली नहीं दिखाया जाता। ये हो गया एंटरटेनमेंट और न्यूज का सेक्टर। अब बारी ही एडवर्टीजमेंट की। जो परिस्थिति एंटरटेनमेंट में है, उससे कई ज्यादा बुरी परिस्थिति एडवर्टीजमेंट के मामले में है। एक सर्वेक्षण में एक देखा गया है कि 6 से 11 वर्ष के बच्चे एक साल में 20,000 से ज्यादा विज्ञापन देखते हैं, और उनमें से अधिकतर बच्चे इन एडवर्टीजमेंट के पीछे का कमर्शियलिज्म नहीं समझ पाते। इसमें से 36% बच्चे ये अपने माता पिता को जिस चीज की एड देख रहे हैं उस चीज को इमीडिएटली लाकर देने की जिद करते हैं। इसे पेस्टर पावर कहा जाता है, जहां छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता को उस चीज को, जो उनकी मनचाही चीज टीवी पर दिखाई जा रही है, उससे लाकर देने के लिए मजबूर कर देते हैं। इस उम्र वाले बच्चों की मासूमियत, नासमझी और भोलेपन को टारगेट बनाकर ये अलग अलग कंपनियां अपना और अपने प्रोडक्ट का बढ़ा चढ़ाकर शो ऑफ करती है, सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। ये बात ये बच्चे नहीं समझ सकते। हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण में जब बच्चा टीवी देखता है तो हर 5 मिनट में एक फूड एड देखता है, और 180 मिनट पूरे हफ्ते भर में ऐसी एड्स देखते रहता है। और ऐसे एड्स को और आकर्षक बना के लिए उन एड्स में या तो उसी उम्र के बच्चों को लिया जाता है, या कार्टून कैरेक्टर्स को, एनिमल्स को, या फिर सेलिब्रिटीज को। ये बात हुई बच्चों की। तो एडवर्टीजमेंट ब्यूरो ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार 69.8% विज्ञापनों में महिलाओं को दिखाया जाता है, जिसमें से केवल 13.4% ही विज्ञापन ऐसे होते हैं जिनमें महिला उपयोगी वस्तुएं होती है या प्रसाधन होते हैं। पुरुषों के अंडरगारमेंट्स के विज्ञापनों में किस प्रकार महिलाओं से डायलॉग डिलीवरी करवाई जाती है,
कि डॉलर का नाम सुनते ही महिलाएं अपने बाल बिखेर कर उस पुरुष के पीछे भागने लग जाती है, दौड़ने लग जाती है जिसके पास डॉलर है? क्या महिलाओं का स्तर इतना नीचे गिर गया है? नहीं, महिलाओं का नहीं, बल्कि इन प्रसार माध्यमों का स्तर इतना नीचे गिर गया है जो दिन रात ऐसी एड्स बनाकर हम महिलाओं की प्रतिभा को मलिन कर रहे हैं और उन्हें एक वस्तु, एक कमोडिटी की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। प्रसार माध्यमों के एड्स में एक और मुद्दा समझने जैसा है कि जिस देश में पड़ोसी से प्यार करने का संस्कार देने वाली परंपरा रही हो, वहां ये हमें क्या सिखाते हैं? नेबर्स एनवी, ओनर्स प्राइड, माने पड़ोसी की जले जान, घर की बढ़े शान। ये एड्स दिन भर ऐसी बातें दिखा दिखा कर दोनों ही पड़ोसियों के मन में एक दूसरे के प्रति इतनी ईर्ष्या, इतनी स्पर्धा, इतनी घृणा की भावना भर देते हैं कि दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जान जलाने के लिए तेरे शर्ट से मेरा शर्ट सफेद कैसे, तेरे टॉयलेट से मेरा टॉयलेट साफ कैसे, ये दिखाने के लिए रोज नए नए प्रोडक्ट्स खरीद के लाते हैं, उसका बढ़ा चढ़ा कर शो ऑफ करते हैं और दोनों एक दूसरे की जान जलाने के चक्कर में अपने घर कब जला बैठेंगे ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि रोज घर का पैसा ऐसे फालतू प्रोडक्ट्स पर खर्च होता है जो इनके कंपनियों में जाता है और अल्टीमेटली इन प्रसार माध्यमों में। जब जब प्रसार माध्यमों से इन सारे विषयों पर प्रश्न उठाए गए तब उन्होंने ये कहकर अपना हाथ ऊपर उठा लिए कि इट्स ऑलवेज अ डिमांड एंड सप्लाई पॉलिसी। लोगों को यही सब देखना अच्छा लगता है तो हम यही दिखाते हैं, ऐसा ही छापते हैं। लेकिन हमारी टेस्ट को डेवलप किसने किया है? तो इन्हीं प्रसार माध्यमों ने किया है, जो दिन रात टीआरपी और अपने मुनाफे से ऊपर किसी भी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी को नहीं समझते, समझना नहीं चाहते। प्रामाणिकता से अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि रोज हम ऐसे कार्यक्रम देखेंगे और पूरा परिवार बैठ के देखेंगे तो हम, हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा देश किस प्रकार और किस दिशा में अपना उत्कर्ष कर पाएगा। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ मैंने एक और नाम लिया था, सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया यूजर के आंकड़े में आज की घड़ी में आपको बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। जहां एक मिनट में 59 मिलियन लोग व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजते हैं, 1.9 मिलियन टेक्स्ट मैसेजेस भेजे जाते हैं, 4.7 मिलियन लोग यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, 1.4 मिलियन लोग ट्विटर पर ट्वीट करते हैं और 1.3 मिलियन लोग फेसबुक पर लॉग इन करते हैं, 50,000 लोग उस पर कमेंट करते हैं, 30,000 लोग उस पर अपना स्टेटस अपडेट करते हैं और 30 करोड़ से ज्यादा लोग एक हफ्ते भर में अपने पिक्चर्स उसके ऊपर अपलोड करते रहते हैं, बस एक मिनट में। अजीब जिंदगी का ये दौर है, अजीब जिंदगी का ये दौर है। इंसान तो चुप है लेकिन ऑनलाइन बड़ा शोर है। सोशल मीडिया के एंटरटेनमेंट में दिखाई जाने वाली वेब सीरीज और उसमें महिलाओं के चरित्र हनन करने वाले जो कंटेंट दिखाए जाते हैं, जितनी वल्गैरिटी दिखाई जाती है, उसके बारे में तो मैं आपके सामने बात भी नहीं करना चाहती। सोशल मीडिया में पहचान की चोरी, विवरण की चोरी और साइबर क्राइम, साइबर बुलिंग जैसी समस्याएं से आज हम जूझ रहे हैं। हाल ही में जो दिल्ली में और बेंगलुरु में हुए कम्युनल राइट्स, ये भी इस सोशल मीडिया का ही इफेक्ट है। माल्कन एक्स नामक एक प्रसिद्ध मानवाधिकार विशेषज्ञ के अनुसार हम इंसानों पर इन प्रसार माध्यमों का इतना गहरा असर होता है कि हम सब इसका इस्तेमाल करने वाले, उपयोग करने वाले इसके अधीन हो जाते हैं और हमें समझ में भी नहीं आता। टीवी, रेडियो, वृत्तपत्र, मैगजीन, अखबार, व्हाट्सएप, वेबसाइट, सिनेमाज, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारे विविध रूप है प्रसार माध्यमों के। आज वो हमारे जिंदगी का अविभाज्य घटक है, हम चाहकर भी उससे विभक्त नहीं हो सकते। दे आर सुपर इन्फ्लुएंशियल एंड सुपर इफेक्टिव, लेकिन हमें उनके इफेक्ट के बारे में बात करना है और उनकी ताकत का अगर हमें अंदाजा लगाना है तो बस सिर्फ एक ही उदाहरण देना चाहूंगी। गांधी जी ने अपने आत्मचरित्र में लिखा है कि बचपन में उन्हें कई बुरी आदतें थी, झूठ बोलना, चोरी करना। एक दिन जब वो 7-8 वर्ष के थे, अपने पिताजी के साथ राजा हरिश्चंद्र ये नाटक देखने गए थे। नाटक ये उस वक्त का बहुत प्रभावी प्रसार माध्यम रहा था। उस नाटक में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की भूमिका देखकर वे इतने ज्यादा प्रभावी हो गए कि पूरी जिंदगी बस सत्य के मार्ग पर चलने का उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया और आखिरी सांस तक वे सत्य के मार्ग पर चलते रहे। एक बार, सिर्फ एक बार राजा हरिश्चंद्र ये नाटक देखकर मोहनदास करमचंद गांधी का महात्मा गांधी बन जाता है। वहां पर आजकल के हमारे बच्चे मानो उम्र की 2-3 वर्ष की आयु से अगर टीवी देखना शुरू करते हैं, उनके घर में टीवी विद डिश कनेक्शन है, मम्मी पापा के पास स्मार्टफोन्स है,
तो उम्र के 16 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने 45,000 महिलाओं के ऊपर अत्याचार के सीन, 41,000 चरित्र हनन करने वाले सीन, 84,000 फैंटेसी झूठ सीन और 63,000 से ज्यादा खून और मारामारी वाले सीन देखे हुए होंगे। तो ये बच्चे आगे जाके अपने जिंदगी में क्या बनेंगे, इसकी कल्पना भी मुझसे नहीं की जाती। ग्लोब्स प्रिंसिपल से हम सब वाकिफ हैं, जहां एक बात अगर हमें लगातार 20 बार कही जाए तो हमें वो सच लगने लग जाती है। ये मानस शास्त्र का नियम है, झूठ है तो भी सच लगने लग जाती है। वहां इतने प्रभावी प्रसार माध्यमों का और उनके कार्यप्रणाली का इफेक्ट क्या हुआ है? एक तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ा है और दूसरा हमारी भारतीय कुटुंब व्यवस्था नष्ट होती जा रही है। आज समाज में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। हम महिलाएं अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। कहां से आती है इतनी विकृति समाज में? वहां ना उम्र की सीमा है, ना रिश्तों की, ना हैवानियत की। कौन सिखाता है इनको? जन्म से कोई अपराधी नहीं होता। घर में भी हम अपने बच्चों को स्त्री का सम्मान करने की शिक्षा देते हैं। स्कूल कॉलेजेस में भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो आश्चर्य की बात यह है कि घर में कोई सिखाता नहीं है, स्कूल के किसी किताब में पढ़ाया नहीं जाता, फिर भी इतनी हैवानियत वाले लोग समाज में आते कहां से हैं? तो ये और कुछ नहीं बल्कि इन प्रसार माध्यमों का असर है, जो दिन रात महिलाओं के चरित्र हनन करने वाले कंटेंट के कार्यक्रम दिखाते हैं, सेंसिटिव घटनाओं को सेंसेशनल बनाकर छापते हैं और एडवर्टीजमेंट में महिलाओं को एक वस्तु, एक कमोडिटी की तरह प्रेजेंट करते हैं। कुछ महीनों पहले, 2-3 महीने पहले, बॉयज लॉकर रूम नाम के एक इंस्टाग्राम के ग्रुप का किस्सा आपने सुना होगा। दिल्ली के स्कूल में जाने वाले बच्चों ने इंस्टाग्राम पे इस नाम से एक ग्रुप खोला था, जिस ग्रुप पे उन्हीं के क्लास की लड़कियों की न्यूड फोटोज पोस्ट की जाती थी, उनके साथ गैंगरेप की बातें डिस्कस की जाती थी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 2019 के आंकड़ों के मुताबिक इस साल के पहले 6 महीनों में पूरे देश भर में अल्पायु बच्चियों पर सामूहिक अत्याचार के कुल 24,212 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से अपराधियों की उम्र मात्र 12 से 18 वर्ष की है। बड़ी ही विकट परिस्थिति में हमारी बच्चियां बड़ी हो रही है। दुर्भाग्यवश पूरे दुनिया में भारत क्राइम अगेंस्ट वुमेन के मामले में प्रथम क्रमांक पर आता है। अगर समय रहते ही हमने इस पे प्रिकॉशनरी और रिमेडियल एक्शंस नहीं लिए तो कोई भी माँ बेटी को पैदा करना नहीं चाहेगी और सृष्टि का संतुलन बिगड़ने में एक क्षण भी नहीं लगेगा। दूसरा असर, हमारा भारतीय कुटुंब व्यवस्था नष्ट होती जा रही है। आज हमारे बेसिक वैल्यूज को करप्ट करने का काम इन प्रसार माध्यमों ने किया है। हर कोई एक हीरो या हीरोइन बनना चाहता है। हम मटेरियलिस्टिक बनते जा रहे हैं। घर में बच्चे चिड़चिड़े, मोटापे और अर्ली एज मैच्योरिटी वाले समस्याओं से जूझ रहे हैं। ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स की किए गए सोशल मीडिया एंड चिल्ड्रन वेलबींग इस विषय पर 10 से 15 वर्ष के 4,000 बच्चों पे किए गए परीक्षण में यह पाया गया कि बच्चे जो ज्यादा से ज्यादा समय अपना सोशल मीडिया पर बिताते हैं, उन्हें अपने माता पिता, स्कूल, दोस्त, किताबें और आसपास की दुनिया, परिवार वाले लोग कम पसंद आते हैं। सो कॉल्ड ये जो किड्स चैनल होते हैं, इन पे जो विज्ञापन दिखाए जाते हैं, उनमें से 55% विज्ञापन ये फूड रिलेटेड होती है और उसके 92% विज्ञापन ये फास्ट फूड या जंक फूड से रिलेटेड होती है। इसलिए आजकल के छोटे छोटे बच्चे मोटापे के शिकार हो रहे हैं और उसकी समस्या से जूझ रहे हैं। कॉमस्टॉक ने अपने रिसर्च में लिखा है कि विज्ञापनों की वजह से बच्चे आज जेलसी, कंपैरिजन और रिवेंज, कंट्रोवर्सी जैसे अवगुणों की शिकार हो रहे हैं। आज समाज में डिवोर्स की बहुत बड़ी समस्या उभर के आ रही है। हमारा माहेश्वरी समाज भी इससे जूझ रहा है, क्योंकि कंप्यूटर या सोशल मीडिया पे बात करने वाले इन लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ बात करने के लिए फुर्सत नहीं है। इन सोशल मीडिया के और सारे ही प्रसार माध्यमों के कार्यप्रणाली में हर परिवार इफेक्टेड है और परिवार का हर सदस्य इससे पीड़ित है। माँ बेटे में अनबन है, भाइयों भाइयों में कंपटीशन है, बहनों बहनों में क्लेश है, पति पत्नी में अविश्वास है और बच्चों में अकाली प्रौढ़त्व है, क्योंकि यही सब हमें दिन रात दिखाया जाता है और हम ब्लाइंडली इसे फॉलो भी करते हैं। प्रसार माध्यमों के इस इफेक्ट से हमें बचना है। क्यों? तो ध्येयवाद की संस्कृति वाले ये प्रसार माध्यम आज व्यवसायवादी हो गए, सिर्फ पैसे के लिए, मुनाफे के लिए।
मतलब जिनके ऊपर संस्कृति के रक्षण का भार हमने सौंपा था, क्योंकि सही मात्रा में अगर प्रसार माध्यम अपनी ताकत का सकारात्मकता से उपयोग करे तो सकारात्मकता समाज में फैला सकता है, इतनी ताकत उनमें है। लेकिन बजाय इसके दुर्भाग्यवश ये संस्कृति के भक्षक बन गए हैं, केवल पैसों के लिए, मुनाफे के लिए। और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था, त्या कोवळ्या फुलांचा बाजार पाहिला मी, पैशात भावनेचा व्यापार पाहिला मी, थोडा उजेड जाला मागावयास गेलो, तो सूर्य। सूर्य माने प्रसार माध्यम, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने का, अंगारे बरसाने का काम किया था, तो सूर्य ही थोड़ा लाचार पाहिला मी। लेकिन परिवर्तन समय की जरूरत है। परिवर्तन हमारे सोच में, प्रसार माध्यमों के में, और चलो इस परिवर्तन की शुरुआत हम अपने आप से करेंगे। अनुसुईया जी ने बहुत सही कहा, समाज सुधारेंगे, देश सुधारेंगे, बहुत दूर की बातें हैं। पहले हम अपने आप को सुधार लें तो परिस्थितियां सुधरने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सबसे पहला संकल्प हमें ये करना है कि हम अपने आप को इस प्रसार माध्यमों के इफेक्ट से बाहर लाने की कोशिश करें, क्योंकि हमने इन्हें इतना अडॉप्ट कर लिया है कि इसके एडिक्ट बन गए हैं। हमने इन्हें किस हद तक अडॉप्ट कर लिया है कि आज छोटे बच्चों को हमें नींद से जगाने से लेकर रात को सुलाने तक इनका सहारा लेना पड़ता है। पहले हमें घर में, अब हमारे बड़े कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम कहकर सुबह जगाया करते थे, रात को लोरी गाकर सुलाया करते थे। वहां आजकल के हम लोग अपने बच्चों को उठ डोरेमान चालू हो गया है, छोटा भीम चालू हो गया है, यह कहकर जगाते हैं। रात को बिग बॉस देखते देखते खुद भी सोते हैं और अपने बच्चे को भी सुलाते हैं। यहाँ तक कि हमें अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए भी मोबाइल और यूट्यूब का सहारा लेना पड़ता है। कहते हैं यूट्यूब लगा तो 2 चपाती फटाफट खा लेते हैं। अच्छा है, बच्चों से जितना जल्दी फ्री हो उतना, क्यों तो हमें भी कसौटी जिंदगी की देखना होता है, हमें भी न्यूज देखना होता है, हमें भी क्रिकेट देखना होता है। और उस वक्त अगर कोई मेहमान हमारे घर पे आ जाए तो हमारा रिएक्शन ऐसे होता है कि मान लो बहुत बड़ा संकट आ गया है, क्योंकि हम टीवी पे कुछ मिस नहीं करना चाहते। हम रोज अखबार पढ़ो ना पढ़ो, उसका एंटरटेनमेंट का सप्लीमेंट निकाल के जरूर पढ़ते हैं। तो कृपया हम अपना टीवी और सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने का सिलसिला थोड़ा कम कर दे। हर्षद दी ने बिल्कुल सही कहा कि बच्चे हमें देख के ही सीखते हैं। हम दिन भर टीवी देखेंगे, मोबाइल पे टुक टुक करते रहेंगे, टीवी के सामने बैठ के खाना खाएंगे और बच्चों से कहेंगे ये मत करो, वो मत करो, आंखें खराब होगी ना, वो नहीं सुनेंगे। क्योंकि बच्चे अपने बड़ों के इस डबल स्टैंडर्ड बिहेवियर को समझते हैं, इसीलिए ना ही वो हमें रिस्पेक्ट कर पाते हैं और ना ही हमने बताई हुई बातों के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल फील करते हैं, क्योंकि हमारी कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। So first, be the change you want to be, because kids follow our actions, not words. दूसरा मुद्दा हमें ये समझना है कि बच्चों की बात, हेलो, ठीक, यहाँ तक जब हमारे घर में पूजा होती है तो हम बहुत होता है कि बच्चे परेशान ना करें, इसीलिए मोबाइल देके उन्हें चुप बैठा देते हैं। घर में मेहमान आने वाले हैं, बच्चे शरारत ना करें, इसीलिए हम उन्हें मोबाइल देकर चुप बैठा देते हैं। जब इनको इसकी लत लग जाती है और सामने से बच्चे डिमांड करते हैं, तब हम उनको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ज्ञान बांटते हैं कि बेटा मोबाइल देखना अच्छी बात नहीं होती। वो नहीं सुनेंगे। दूसरा ट्रेंड मैंने परिवारों में आज ये देखा है कि घर में कोई परिवार का सदस्य बीमार हो जाता है या बच्चा बीमार हो जाता है तो हम उसे डॉक्टर के पास लेकर जाने के बजाय उसका सोल्यूशन हम गूगल पे ढूंढते हैं। मेरे बड़े बाबा डॉक्टर है, वो कहते हैं कि जब तक पेशेंट अपने गूगल का गॉगल केबिन के बाहर रखकर नहीं आता तब तक हमें उसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसे सेल्फ मेडिकेशन की वजह से और डॉक्टर गूगल की गलत और अधूरी जानकारी की वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ये वस्तुस्थिति है। तो कृपया मेरा आपसे ये निवेदन है कि हम इन प्रसार माध्यमों के इतने अधीन ना हो जाए कि ये हमारे लिए घातक बन जाए। हमें इस बात को समझना होगा कि ये सारी टेक्नोलॉजी जो होती है ना, ये हमारे ये सपोर्ट सिस्टम जैसा काम करती है, तो हमें उन्हें लाइफलाइन नहीं बनाना है, उन्हें उतना ही इंपॉर्टेंस दे जितना वो डिजर्व करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण संकल्प हमारा ये होगा कि जिन जिन प्रसार माध्यमों में और जिनके कार्यक्रमों में पारिवारिक मूल्यों को लेकर कोई भी ऑब्जेक्शनेबल बात दिखाई देती है तो हम उन पे सामूहिक बहिष्कार डालेंगे। हम कुछ भी देखते हैं इसीलिए कुछ भी दिखाते जाते हैं। जब हम देखना बंद करेंगे तब इनका टीआरपी कम होगा, इनका मुनाफा घटेगा, तो ये बाद में ऐसी ही चीजें बनाएंगे जो हम देखना है।
तीसरा संकल्प करना है कि इनके ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट की ब्रॉडकास्टिंग ब्यूरो ऑफ इंडिया से शिकायत करना शुरू कर दे और ऑब्जेक्शनेबल एड्स की एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया से शिकायत करना शुरू कर दे। जी हाँ, इनका बहुत असर होता है। बीच में वाइल्ड स्टोन और एक्स नामक पुरुषों के बॉडी स्प्रे का एड आता था जिसमें बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट था। हमें से ही किसी ने उसकी शिकायत की और आज वो विज्ञापन बंद हो गया है। आज हम इन ऑब्जेक्शनेबल और फेक एड्स की कंप्लेन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी कर सकते हैं। इसका भी नया कानून आ चुका है। अभी हाल ही की बात है, 3 जुलाई की, मुंबई की 22 साल की एक चंदना हिरान नाम की लड़की है जिसकी शिकायत की वजह से 45 साल से चला आ रहा ब्रांड फेयर एंड लवली ये बंद हो चुका है। इसका नाम बदलकर आज ये ग्लो एंड लवली के नाम से बाजार में आएगा, क्योंकि फेयर एंड लवली ये नाम महिलाओं में सिर्फ गोरा होने के लिए मैसेज देना, रेसिज्म क्रिएट करना और सांवली महिलाओं को समाज में हर जगह प्रदर्शन नकारने जैसा है। ये उसका आर्ग्यूमेंट था, जहां 15,000 लोगों ने उसे साइन करके सपोर्ट किया और वो केस जीती। मैं बताना ये चाहती हूँ कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो बदलाव की पहल हो सकती है। चौथा संकल्प हमें ये करना है कि जब तक इन प्रसार माध्यमों का नंगा नाच बंद नहीं होता तब तक हमें इनके किसी भी शीला की जवानी, मुन्नी बदनाम हुई, जिलेबी बाई ऐसे घिनौने गानों को ना गाना है, ना उनके ऊपर थिरकना नहीं और ना ही किसे आपको थिरकने देना है। इन्हें क्या कहते हैं? आइटम सॉन्ग्स। यत्र नार्यस्तु पूज्य रमन्ते तत्र देवता। इस धारणा को पूजने वाले देश के हम वंशज हैं। वहां हम महिलाओं को ये प्रसार माध्यम एक आइटम, एक कमोडिटी की तरह प्रेजेंट करते हैं। बट इनफ इज इनफ, अब और नहीं। और पांचवा आखिरी संकल्प हमें ये करना है कि हमें अपने परिवार में सार्थक संवाद शुरू करना है। जी हाँ, हम पूरे दुनिया से जुड़े जा रहे हैं, लेकिन आज घर के लोगों के साथ बात करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। पहले तो संयुक्त कुटुंब पद्धति से आज न्यूक्लियर फैमिलीज में हम आ गए हैं, तो सदस्य की संख्या ही घर में कम हो गई है और जितने ही लोग रहते हैं वो इतने ज्यादा बिजी रहते हैं कि उन्हें आपस में एक दूसरे के साथ बात करने की फुर्सत नहीं है। इसलिए लैक ऑफ इमोशंस ये एक समस्या आज हमारे परिवारों में पनप रही है, क्योंकि एहसासों की कमी होना रिश्तों में, क्योंकि एहसासों की जरूरी है, क्योंकि रेत सूखी हो तो हाथ से फिसल ही जाती है। इसीलिए घर में सार्थक संवाद शुरू करने के लिए पूरे दिन भर में एक बार का भोजन हम सब साथ में बैठकर करें। गैजेट फ्री भोजन, गैजेट फ्री डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो, क्योंकि दोज हु ईट टुगेदर दे लिव टुगेदर। आइए मैं मेरे संकल्पों को एक बार संक्षेप में फिर से दोहराती हूँ। हम ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट की शिकायत करना शुरू कर दें, हम ऐसे कार्यक्रमों पे सामूहिक बहिष्कार डालना शुरू कर दें, हमारा मीडिया टाइम रिस्ट्रिक्टेड कर दे, अपने बच्चों को इनके अर्ली एज एक्सपोजर से बचाएं। पांचवा संकल्प, हम परिवार के सभी लोग दिन भर का एक बार का भोजन साथ में बैठ के करें। इन संकल्पों से हमारा परिवार सशक्त बनेगा। मोदी जी कहते हैं ना कि देश को सशक्त बनाने के लिए पहले समाज को सशक्त बनाना होगा और समाज को सशक्त बनाने के लिए हमें पहले परिवार सशक्त बनाना होगा। ग्लोबल विलेज बनी इस दुनिया के हम भी एक अविभाज्य घटक है। तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि हम इन मीडिया का या सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कर भी नहीं सकते और इसे छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन हमें इनके इस्तेमाल का एक समय सीमित करना होगा। हमें इनका सकारात्मकता से, सूझबूझ से यूज करना होगा, क्योंकि हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी, इस टेक्नोलॉजी को हमने बनाया है तो हमें उसका बॉस बन के ही रहना है, हमें उसका गुलाम नहीं बनना है। We are made for each other, but yes, we should mold this technology and this media for our betterment. अगर हम इस मीडिया को अपने बेटरमेंट के लिए, अपने प्रगति के लिए हम बढ़ाएंगे, इसका यूज करेंगे, तो सही मायने में हम अपने आप का, हमारे परिवार का और समाज का उत्कर्ष कर पाएंगे और ये परिवर्तन जरूर होगा। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि प्राणों को ना समझे हम मंजिल, ना लक्ष्य को होने दे आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाए, आओ फिर से दीप जलाए, आओ फिर से दीप जलाए। धन्यवाद। जय उमा महेश। बहुत बहुत धन्यवाद कोमल जी। विश्व का पूरा रियल वास्तविकता का दर्शन आपने करा दिया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम सीधा आगे के कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। मैं आमंत्रित करती सरोज जी गट्टानी को, जो हमारे आगे के वक्ता है,
सौ नीताजी मुंदड़ा, जो परिवार की उन्नति यानी राष्ट्र की उन्नति और परिवार के ऐसे कुछ लेकर अपने सामने प्रस्तुत हो रही है नीताजी मुंदड़ा। उनका परिचय देने में आमंत्रित करती हूँ सरोज जी गट्टानी को। जय महेश, जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम मैं कोमल जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि बहुत सुंदर सा वक्तव्य रहा और हम सभी उसका अनुकरण करेंगे, मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कोमल जी। जूम सभागार में उपस्थित आप सभी को मैं नमन करती हूँ। भाइयों एवं बहनों, नाम से तो हम हर व्यक्ति को जान लेते हैं, पर असली पहचान तो उनके काम से होती है। ऐसे ही अपने हुनर से अपनी पहचान बढ़ाकर व्यक्तिमत्व, उनका परिचय हम क्या बीएड गोल्ड मेडल, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रशिक्षिका हो आप। श्री गणेश जी राठी हाई स्कूल एवं जूनियर कॉलेज अमरावती में विज्ञान शिक्षिका के रूप में कार्यरत हो। नेशनल लेवल पर वॉलीबॉल खिलाड़ी भी रह चुकी हो। पुणे में आयोजित भव्य समारोह में माहेश्वरी शाइनिंग स्टार्स पुरस्कार से आप सम्मानित हो। दैनिक भास्कर उमेश अवार्ड 2018 हेतु अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा क्षेत्र में आप अंतिम 5 में चयनित हो चुकी हो। हुए वाली चंद्रपुर में आयोजित विदर्भ स्तरीय प्रतियोगिता में ऐसा लग रहा है कि नीता नाम का एक दिया चुलबुलाया, नीता नाम का एक दिया चुलबुलाया, अपनी पहचान बनाया, अपनी प्रखर रोशनी से सारा विदर्भ जगमगाया, सारा विदर्भ जगमगाया। उज्जैन में प्रकाशित श्री माहेश्वरी टाइम्स महिला विशेषांक में 2019 के विशेष स्थान पर आपको सम्मानित किया गया। 5 सितंबर शिक्षक दिन के अवसर पर महापौर के हाथों उत्कृष्ट शिक्षक के तौर पर भी आप सम्मानित हो। सामाजिक संस्थाओं द्वारा अखिल भारतीय एवं विदर्भ स्तर पर जो भी प्रतियोगिताएं आयोजित होती है उसमें आप हर बार अव्वल रहती हो। मोटिवेशनल ट्रेनर के तौर पर भारत के विविध शहरों के कई सामाजिक संस्थाओं में, गवर्नमेंट ऑफिसेस, सीए इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस, स्कूल्स, कॉर्पोरेट सेक्टर, वहां पर आपके 650 से ज्यादा प्रशिक्षण कार्यक्रम लिया गया है। सच में आपको देख लगने लगा है, आपने भी कर बताया है कि नारी उत्तम राष्ट्र के सृजन प्रक्रिया का मेरुदंड है। सलाम है आपको। बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास हेतु सेल्फ डिजाइन 10 दिवसीय स्टेज डेयरिंग कार्यशाला, वक्तृत्व पर प्रभुत्व का विगत 5 वर्षों से सफल आयोजन। कार्यशाला की सफलता को देखते हुए भरूच, अहमदाबाद एवं मोर्शी में भव्य आयोजन किए गए। आप अलग अलग संस्थाओं में सक्रिय पदाधिकारी एवं सदस्य भी हो और समाज के होने वाले, विविध समाज के होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आप प्रमुख वक्ता के रूप में आमंत्रित किए जाती हो। आपको विविध पहलुओं पर काम करने का दायरा देखकर ऐसे लगने लगा है कि एक छोटा सा बीज भी विशाल वृक्ष को जन्म देता है। जीवन रूपी इस वृक्ष में जब सद्विचारों के फूल और हुनर के फल उगते हैं, जीवी इस वृक्ष में जब सद्विचारों के फूल और हुनर के फल उगते हैं ना, तभी अपने आप सुंदरता निखर आती है, जीवन निश्चित तौर पर सार्थक बनता है। तो आइए हर पहलू को उजागर करने का आप खुद ही प्रयास करें। नीता जी, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। आप आइए और हमें उद्बोधन करिए। स्वागत है नीता जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत मेरा इतना सम्मान के लिए एक बात क्लियर कर लूं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी पहुंच रही है। मेरी महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा अंतर्गत संस्कार एवं संस्कृति संवर्धन समिति द्वारा आयोजित मेड फॉर ईच अदर से मोल्ड फॉर ईच अदर तक के सफर में मैं नीता मुंदड़ा सभी ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ महानुभावों को वंदन करती हूँ। जय उमा महेश। मेरे समवयस्क साथी एवं अनुजों से नमस्ते। यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय महानुभाव, सभी ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ महानुभावों को फिर से एक बार वंदन करती हूँ और मेरे विषय की ओर मैं बढ़ती हूँ। मेरा विषय है
मोल्ड विथ एल्डर्स एंड सीनियर्स। अभी हम लोगों ने एक बहुत ही सुंदर सेशन कोमल जी का सुना है, जो कि हमने सोशल मीडिया से रिलेटेड सुना। इस सब्जेक्ट को मतलब हमको मोल्ड तो होना है, लेकिन सब्जेक्ट मैंने चेंज कर दिया है और अब सब्जेक्ट है हमारा मोल्ड विथ एल्डर्स एंड सीनियर्स, यानी कि हमारे बड़े बुजुर्ग है इनके साथ में और इनको और हमें कैसे मोल्ड होना है। तो सफर पर निकलते हैं सीनियर्स के साथ, पर इनका साथ कौन देगा? तो जूनियर्स। तो चलिए सभी को साथ लेकर चलते हैं। बचपन हमारे जीवन का उषा काल होता है। खेल कूद मौज मस्ती एक चिंता मुक्त स्थिति होती है। हमारे पेरेंट्स चाहे अमीर हो या गरीब हो। बाद में आती है किशोर अवस्था, मन और शारीरिक परिवर्तन का एक दौर शुरू होता है और समझदारी की कुछ कुछ बातें हमारी शुरू हो जाती है। बाद में आता है हमारा यंग एज, तरुणाई। जीवन में एक बसंत ऋतु की आगमन की खुशी हो जाती है। सपने देखते हैं, चुनौतियां आती है, तीव्र प्रतियोगिताओं से हम जूझते हैं और फिर धीरे धीरे हम बड़े होते हैं। घर परिवार बच्चे वर्ष आगे सरकते जाते हैं और परिपक्वता प्रौढ़ता की अवस्थाओं से हम वृद्ध की दहलीज पर आकर पहुंच जाते हैं। शरीर और मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। बच्चे बड़े होकर अपने आप में अपने घर गृहस्थी में रस बच जाते हैं। जिंदगी में एक ठहराव सा आ जाता है। कभी कभार हो सकता है कि इस संध्या बेला का स्वीकारना, ये जो हमारी बेला आती है सांध्य बेला, इसको स्वीकारना कहीं कहीं कठिन होने लगता है। शारीरिक, मानसिक और कहीं कहीं आर्थिक विवंचनाएं बढ़ने लगती है। कुछ अपवादों को छोड़कर उपेक्षा भी होने लगती है, परंतु उससे उतना निराश होने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आपके पास अनुभव है। कुछ नहीं समझकर एक जो सहन शक्ति है वो आपने अर्जित कर ली है। सर्वोपरि मन में धीरज और प्रभु में आस्था एवं अपने आप में विश्वास, जीवन की संध्या में भी संतोष और शांति प्राप्त की जा सकती है। तो फिर आवश्यकता किस चीज की है? आवश्यकता है स्वयं को जरूरत के अनुसार बदलने की, समय अनुसार एक सांचे से दूसरे सांचे में ढलने की। और ये तर्क सिर्फ उम्रदराज लोगों के लिए है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हर उम्र के लोगों पर यह लागू होता है। जैसा देश वैसा भेष। पुराने को हमको पूरा त्यागना भी नहीं है और नए को खुशी भी अपनाना भी है। तो ये जर्नी मेड फॉर ईच अदर से मोल्ड फॉर ईच अदर तक की पूरी करते हैं। परिवार हो या फिर संगठन हो, कुछ भी हो, सब में सफलता का राज है एक दूसरे के विचारों को सुनना और समझना और सम्मान देना। मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगी, एक दूसरे के विचारों को सुनना और उसको सम्मान देना। कहीं कहीं ऐसी लैंग्वेज आ जाती है कि आपको क्या समझता है, या फिर कोई बड़े बोल देते हैं कि तुम्हारी उम्र ही क्या है। हमने ये बाल धूप में रहकर सफेद नहीं किए, एक वाला अछूत ही दिखना शुरू हो जाता है। एक दूसरे की बात सुनकर चिंतन करना और योग्य निर्णय लेना ही बुद्धिमानी है। कहते हैं कि पत्तों सी होती है कई रिश्तों की उम्र, आज हरे तो कल सूखे। क्यों ना हम जड़ों से रिश्ता निभाना सीखे, हम जड़ों से रिश्ता निभाना सीखे। रिश्तों को निभाने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा और कभी बहरा भी होना पड़ता है। कभी अंधा, कभी गूंगा और कभी बहरा होना पड़ता है। इसी में इतना आसान नहीं है जीवन का किरदार निभा पाना। इंसान को बिखेरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई तो यह है कि सहनशीलता कम हो गई है। जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया। तो ये सहनशीलता हमें आत्मसात करनी पड़ेगी। बेहद जरूरी है ये सहनशीलता आत्मसात करना। उम्र कोई भी हो, हमारे स्वभाव में ना लचीलापन लाना जरूरी है, ना कि हटीलापन। बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये दोनों भी। लचीलापन, इलास्टिसिटी बेहद जरूरी है, हटीलापन नहीं। और इससे अगर हम ये बदलाव लेकर आते हैं
तो इससे सबसे ज्यादा फायदा हम स्वयं को ही होता है। तो इस मोल्ड फॉर ईच अदर के सफर में कुछ चीजें बड़ों को भी बदलनी है और कुछ चीजें नए पीढ़ी को भी बदलनी है। एक कदम मैं बढ़ाऊं और एक कदम आप बढ़ाइए। एक बात पहले ही थोड़ी क्लियर कर देती हूँ कि कहीं भी मेरे शब्दों से किसी का थोड़ा भी अगर किसी को दिल दुखता है, क्षमा प्रार्थी हो। एक बड़े बुजुर्ग हमेशा एक बात कहते हैं कि माका जमाना में यान थो, मैं इतनी काटसर करया, इतना तकलीफ में दिन निकाल्या, सगळा काम हाथासू करनो पड़तो वगैरह वगैरह। आपकी बात 100% सही है, बिल्कुल सही है। कभी कभार ये नसीहतें बेहद जरूरी भी है। आपके उन अनुभवों से, उन तकलीफों ने ही आपको आज इतना मजबूत बनाया है। पर एक बात रखनी पड़ेगी कि वो आपका गुजरा हुआ कल था और आज आपके सामने वर्तमान और भविष्य अपने पुत्रों, बहुओं, नाती पोतों के माध्यम से खड़ा है। अगर हम तुलना करने लगेंगे, अगर हम कंपैरिजन करने लगेंगे ना, तो बात बिगड़ेगी, जनरेशन गैप बढ़ती जाएगी। क्योंकि देखिए, शिक्षा का स्तर उस जमाने का और आज का, परिस्थितियां, आर्थिक स्थैर्य, आधुनिकीकरण, जिम्मेदारियां, रिलेशनशिप, ऐसे कई मुद्दे हैं जो समय अनुसार बदलते ही है। क्योंकि ये जो परिवर्तन है ये प्रकृति का नियम है। जरूरी नहीं है कि जिस स्थिति में आपने दिन गुजारे वैसी ही स्थिति आज हो। पुराने एवं नए जनरेशन में एक बात हम हमेशा मार्क करते हैं, आप भी करते होंगे, कि हमारे बुजुर्ग खुद के लिए कभी जिए ही नहीं, कभी नहीं। परिवार एवं भविष्य के लिए बचत करने में उनकी सारी उम्र उन्होंने गुजार दी। इसमें बुराई भी कोई नहीं है, उन्होंने किया ही अपनों के लिए है, स्वयं के लिए नहीं, ये उनकी महानता है। पर आज की जनरेशन खुद के लिए भी जीती है। ये आप अपने घर में भी देख रहे होंगे कि आज की जनरेशन खुद के लिए भी जीती है। परिवार के साथ साथ स्वयं के आनंद के लिए भी वक्त और पैसा खर्चा करने में हिचकिचाते नहीं। ये आप भी पल पल देख रहे होंगे। अभी 6 महीने की बात छोड़ दीजिए लॉकडाउन की, लेकिन बाकी हम हमेशा देखते हैं कि और वक्त और पैसा खर्चा करते भी है। और बात कुछ हद तक सही भी है कि अगर हम रात दिन पढ़ाई करके, मेहनत करके अगर हम इतने काबिल बन गए हैं और कुछ हमने आर्थिक स्थिति अगर अच्छी कर ली है, तो फिर क्यों ना जिंदगी को जिया जाए। प्रैक्टिकल सोच है, स्मार्ट जनरेशन है, भविष्य के लिए पूंजी और वर्तमान के लिए खुशियों की लूंजी दोनों तैयार रखते हैं ये हमारी स्मार्ट पीढ़ी। लेकिन कुछ अपवाद तो हर जगह होते हैं, ये बात भी उतनी ही सही है। अब बढ़ती हूँ युवाओं की ओर, थोड़ी गौर से मेरी बात सुनिएगा कि आपसे मन की एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि बुजुर्ग हमारे परिवार की रीढ़ की हड्डी होते हैं। जिस तरह हमारे शरीर को सपोर्ट देने का काम हमारी रीढ़ की हड्डी करती है ना, उसी तरह बुजुर्ग परिवार की सपोर्ट सिस्टम है। इनकी छत्र छाया में हम स्वयं को सुरक्षित एवं परिपूर्ण महसूस करते हैं। हर कीमती वस्तु उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। फिर से सुनिएगा कि हर कीमती वस्तु उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है और बुजुर्गों का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। पिता नीम के पेड़ जैसा होता है, उसके पत्ते भले ही कड़वे हो पर छाया ठंडी देता है। और माँ के बारे में तो क्या कहे, हर रिश्ते में मिलावट देखी, हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा है माँ को, उसके चेहरे पर ना थकावट देखी ना कभी ममता में मिलावट देखी। तो ये माता पिता ही तो है जो हमसे अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं, निस्वार्थ भाव से अगर कोई आपको दिलो जान से चाहता है तो वो है आपके माता पिता।
और एक कटु सत्य यह भी है कि माता पिता की नसीहत सबको बुरी लगती है, उनकी वसीयत सबको अच्छी लगती है। सच है, लेकिन बहुत कड़वी बात है कि नसीहत हमको पसंद नहीं आती, वसीयत सबको पसंद आती है। 4 बातों में कभी भी शर्म, नए पीढ़ी के लिए बात बता रही हूं मैं कि 4 बातों में कभी भी शर्म और संकोच नहीं करना चाहिए। पहले, पुराने कपड़े, दूसरा गरीब मित्र, तीसरा बुजुर्ग माता पिता, और चौथा सरल जीवन शैली, सिंपल लाइफ। कभी भी शर्म ना करें इन चीजों की, इन बातों की। बदलते दौर में ये कैसा बताया है, हम ही से दूर हो रहा हमारा साया है। हम आज उनकी जुबान पर लगा रहे हैं बंदिश, आज हम उनकी जुबान पर लगा रहे हैं बंदिश, जिन बुजुर्गों ने हमें बोलना सिखाया है। होता है बहुत जगह कि हम बोलने ही नहीं देते, क्योंकि उनकी तो जिंदगी आपके बीच में समिटी हुई है, आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी मन की बात शेयर करना चाहते हैं। बार बार बोले हाथ तो बढ़ाइए, जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपकी दुनिया तो बहुत बड़ी हो गई, लेकिन उनकी दुनिया आपके बीच में, आपके अंदर सिमट गई है। बड़े बुजुर्गों से एक बात और शेयर करना चाहूंगी कि अगर अपने आप को मोल्ड करना चाहते हो, जो हमारा टॉपिक, जो हमारा चल रहा है, आप मोल्ड करना चाहते हो, तो नए जमाने के इस टेक्नोलॉजी को आत्मसात आपको करना पड़ेगा। क्योंकि अब अगर खुद को बिजी रखना है, अपडेट और अपग्रेड करना है, कुछ मामलों में मेरे शब्दों की ओर ध्यान दीजिएगा कि कुछ मामलों में आपको थोड़ा बहुत आत्मनिर्भर बनना है। बाहर ना जाते हुए भी परिवार एवं मित्रों से कनेक्टेड रहना है। मनोरंजन के साथ साथ अध्यात्म और देश दुनिया की सारी खबरें अगर आपको जानना है, तो आपको ये उंगलियों का जादू सीखना पड़ेगा। चलेगा, आप बहुत डीप ना सीखे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, चलेगा, आप उसका कीड़ा ना बने, पर प्राइमरी लेवल से शुरू तो कीजिए। बहुत मुश्किल नहीं है, पर सीखने का जुनून और उत्साह आपको स्वयं में निर्माण करना पड़ेगा, क्योंकि सिखाने वाला भी तभी सिखा पाएगा जब सीखने वाला तैयार हो। और हाँ, जो नई जनरेशन अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी को ये सारी चीजें सिखाने वाले, जो बेटे बहुए नाती पोते मुझे सुन रहे हैं, उनसे एक निवेदन है कि जरा प्यार से और धैर्य से सिखाइएगा। आप इस टेक्नोलॉजी के साथ बड़े हुए हैं, ये जो नई जनरेशन है ये टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ी हुई, लेकिन आपके बड़े बुजुर्गों ने ये सब अब देखना और समझना शुरू किया है। समय तो लगेगा, आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे उनको सिखाते वक्त। तो सीखिए, ये सही में किसी चमत्कार से कम नहीं है, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो आपको यूज होगी, आपके लेवल की यूज होगी। और नई चीजें सीखने की जिसने आशा छोड़ दी ना, वो बूढ़ा हो गया। ये अब बुढ़ापे की नई परिभाषा है, डेफिनेशन बदल गई। उम्र से तो उम्र बढ़ती ही जाएगी, बस मन से बूढ़ा नहीं होना है हमको। हम सभी को अगर सही मायने में मोल्ड होना है सभी को, तो एक बात और गौर करनी पड़ेगी, वो है हमारे शब्द, हमारी बोली। कहते हैं ना कि शब्द महके तो लगाव करते हैं और शब्द बहके तो घाव करते हैं। बड़ों से बात करने का तरीका आपकी तमीज बताता है और छोटों से बात करने का तरीका आपकी परवरिश। अपने शब्दों में ताकत डाले, आवाज में नहीं, क्योंकि बारिश से फूल उगते हैं, बाढ़ से नहीं। हमारे सकारात्मक सोच से ही सकारात्मक शब्दों की जो उत्पत्ति होती है ना, हम जो बात करते हैं वो सकारात्मक सोच से ही होती है।
जब हम एक दूसरे के कार्यों को अप्रिशिएट करते हैं, घर परिवार में पसंद करते हैं, तो रिश्तों का बॉन्ड और भी पक्का हो जाता है। तो शब्दों में कंजूसी ना करें जहां आपको किसी की तारीफ करना है। ये मोल्ड होना ही तो है। सोचिए ना कि अगर घर की बहू घर परिवार को बखूबी संभालना, उसका बाहर के कार्यों को पूरा बहुत निपुणता से पूरा करना, बच्चों की पढ़ाई, इन सभी को अगर आप सही शब्दों में एवं नजरों से तारीफ में पिरोगे, तो क्या बहू के मन में आपके लिए सम्मान और नहीं बढ़ेगा? देखा जाए तो परिपूर्ण तो कोई भी नहीं है, कोई संपूर्ण नहीं है, कोई भी नहीं। कमियों के साथ स्वीकार करना ही तो जिंदगी है। और जब बहू कहती है कि माँ, अपने सासू जी से कहती है कि माँ, आज भी आपके हाथों में पहले वाला ही स्वाद बरकरार है, तो आप अधिक उत्साह से और काम पर लग जाते हैं। सासू जी का कुछ नया सीखकर उसे आजमाना, बहू के हाथों से कोई चीज अगर बिगड़ जाती है तो उसको सुधारना, तीज त्योहारों को बहू के लिए खुशी से बाकी तैयारी करके देना, यही तो केमिस्ट्री है, यही रिलेशनशिप है, यही केमिस्ट्री है। चीजें बहुत छोटी छोटी है पर महत्वपूर्ण है। अब तो समय के साथ रिश्ते के मायने भी बदल रहे हैं। अब जब हम वर्तमान में हम सास बहू या फिर ससुर जी और बहू, जवाई और ससुराल पक्ष, इनके रिश्तों को देखते हैं ना, तो बहुत सकारात्मक बदलाव हमें आज देखने को मिल रहे हैं। अगर हम पुराने से कंपैरिजन में कहीं बात करें तो इसलिए ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने ये तो ट्यून सबने सुनी होगी कि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए साँचे में ढलते हैं, बहू ने माना है, सासू ने जाना है, एक दूजे बिन कुछ नहीं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। बस मोल्ड हुए हैं एक रूप से दूसरे रूप में। जो 35-40 या उसके कम उम्र के लोग जो अभी यहाँ उपस्थित है इस सभागार में, उनसे कहना चाहूंगी कि कुछ पल बैठा बुजुर्गों के पास हर चीज नहीं मिलती गूगल के पास। कुछ पल बैठा करो बुजुर्गों के पास, हर चीज नहीं मिलती गूगल के पास। तो अपने परिवार के बुजुर्गों के पास बैठिए, उनके सफेद बाल, उनकी धुंधली नजर, थरथराते हाथ, कांपते पांव, इनके सबके पीछे के अनुभव और दुनियादारी को समझने की कोशिश कीजिए। बुजुर्गों के पास अल्लाह दिन का चिराग होता है, बस खुल जा सिम सिम कहने की देरी है। आपके पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यवहारिक जो भी आपकी जिंदगी में कठिनाइयां हैं, उसके लिए अनुभव रूपी जिन तैयार है उनके माध्यम से। रिश्तों की कदर करनी है ना, तो वक्त रहते कीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बिल्कुल भी बेकार है। तो जिन्हें आप खुश देखना चाहते हो, उन्हें यहीं पर सुख दीजिए, क्योंकि ताजमहल दुनिया ने देखा है, मुमताज ने नहीं देखा। बस आपके 2 प्यारे मीठे बोल उनकी प्रॉपर्टी है, तो जब तक वे है तब तक उनकी प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी करते रहिए, ब्याज आपको ही मिलेगा। हम कई बार देखते हैं कि आधे से ज्यादा जैसे जैसे उम्र निकलती है तो प्रौढ़, वयस्क, बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन जैसे शब्दों का प्रयोग हमारे लिए होने लगता है। पर कई लोग अपने भूतकाल को भूलते नहीं हैं या फिर भूलना नहीं चाहते। मन में कटुता जो कि त्यों बनी रहती है। एक उदाहरण से अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि एक दिन मेरा मोबाइल चलते चलते बहुत धीरे चलने लगा और कभी तो हैंग होने लगा। तो किसी ने बताया कि इसे हल्का करना जरूरी है, फोन ओवरलोड हो गया है, इसीलिए शायद चलने में दिक्कत करता है। मैंने बेकार की जो तस्वीरें, फिर फाइल्स, डाटा, ये सब काफी कुछ डिलीट कर दिया और चमत्कार सा हो गया।
फोन चलने ही नहीं तो दौड़ने लग गया। फोन क्या चलने लग गया, दिमाग का इंजन भी दौड़ने लग गया। कि मन में आया यदि अनवांटेड अनअपेक्षित सामग्री मिटाने से एक ये निर्जीव फोन तीव्र गति से बहुत फास्ट अगर चल सकता है तो मन में भरी हुई जमी हुई अनावश्यक यादें, हमारे जिंदगी में हुई हुई अप्रिय घटनाएं, बैर विरोध की भावनाएं आदि आदि सारी नकारात्मकता मिटा दी जाए, अगर भुला दी जाए तो हमारा आत्मा का पट, हमारा मन, हमारा दिलो दिमाग सकारात्मकताओं के लिए खाली हो जाएगा। और ये साइंस है, इसके पीछे एक विज्ञान है। तो जीवन बहुत छोटा है, खुलकर आनंद से जिया जाए। चलिए हम इस माध्यम से भी निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर भी तो मोल्ड होकर देख लेते हैं। क्योंकि करना क्या है, आखिर हमारा एम क्या है कि एक बहुत आनंददायक यात्रा हमारी हो इस जीवन की। तो बदलाव की शुरुआत तो स्वयं से करनी होती है। ये इसके पहले भी हमने बार बार इन 2 दिनों में सुना है कि शुरुआत खुद से, क्योंकि जब तक खुद की उंगली पर कुमकुम नहीं लगेगा तब तक दूसरे के ललाट पर तिलक कैसे लगाओगे। एक उदाहरण से अपनी बात, दोनों पीढ़ी की बात, नई और पुरानी पीढ़ी की बात आप तक पहुंचाना चाहूंगी। हम सबको, जैसे मतलब मेरी उम्र के से तो मेरे से जो बहुत सीनियर लोग यहाँ सब बैठे, सब ने हमने हमारे बचपन में किया है कि जब कोई साबुन अगर घर में खत्म हो जाता था और जब वो आखिरी में आ जाता था, बहुत पतला सा बचा होता था, तो क्या करते थे हम कि नए साबुन का एक जो बार को हम पुराने साबुन का वो टुकड़ा चिपका देते थे। जो पुराना साबुन का एक पतला सा टुकड़ा बचता था नए साबुन के बार को हम चिपका देते थे। इसको मैंने, इस एग्जाम्पल को मैंने कुछ अलग तरीके से सोचा है कि पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी, इनका आपसी संबंध इससे जोड़ना चाहती हूँ। पुराना साबुन का टुकड़ा नई साबुन को चिपकाने के लिए नए साबुन को खुद का सरफेस, नया साबुन का जो सरफेस होता है ना, उसको यानी कि उसका पृष्ठभाग जो होता है यूज करके उसको जगह देनी पडती है। म्हणजेच मराठीत त्याला म्हणतात की त्याला स्वतःचा पृष्ठभाग झिजावा लागतो, तोही वो नया साबुन पुराने साबुन को जगह दे पाता है। और पुराने साबुन को खुद का आकार छोड़कर नए साबुन का आकार अपनाना पड़ता है। मतलब नए साबुन ने उसको जगह दी और पुराने साबुन ने खुद का आकार छोड़कर वो उसमें समा गया। ऐसा करने से नया साबुन ज्यादा दिन टिकेगा और पुराने साबुन का भी पूरा इस्तेमाल होगा। ये हम सब ने किया है। मेरे बात से, इस बात से तो मुझे लगता है कि सभी एग्री होंगे। नहीं तो फिर वो जो पुराना साबुन का टुकड़ा होता था ना, वो आखिर तक यूज नहीं होगा। सेम दोनों जनरेशन के साथ, दोनों जनरेशन को साथ में आने के लिए दोनों तरफ से घिसना, यानी कि झीज जिसको बोला जाता, स्वयं का आकार छोड़कर दूसरे का आकार स्वीकार करना बेहद जरूरी है। और इसमें अगर ये होता है तो इसमें दोनों जनरेशन का फायदा है। किसी भी रिलेशनशिप में मन मुटाव आने का एक मुख्य कारण है, एक बहुत मुख्य कारण, अत्यधिक अपेक्षाएं। बहुत अत्यधिक, बहुत ज्यादा अपेक्षाएं। रिश्ता या उम्र कोई भी हो, अपेक्षाएं होती ही है। और जब वे पूरी होती नहीं दिखाई देती ना, तो मन में खटास आ जाती है। एक उदाहरण से फिर से इस बात को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ कि एक दिन मैंने मटका यानी कि मिट्टी का घड़ा और गुलदस्ता साथ में खरीदा। मिट्टी का घड़ा यानी मटका और एक गुलदस्ता। और घर लाते ही वो जो मैंने मटका 100 रुपए का खरीदा था, वो घर आते ही फूट गया। तो इस बात का मुझे बेहद दुख हुआ, क्योंकि मटका इतने जल्दी फूट जाएगा इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। परंतु गुलदस्ते के फूल जो कि मैंने 300 रुपए देकर खरीदे थे, वो शाम तक मुरझा गए, तो भी मैं दुखी नहीं हुई, क्योंकि वो मुझे पता ही था कि ऐसा होने ही वाला है। मटके की इतने जल्दी फूटने की मैंने अपेक्षा नहीं की थी, इसलिए वो दुख का कारण
बना और जो गुलदस्ता है ये दुख का कारण नहीं बना, क्योंकि वो अपेक्षा मैंने की ही नहीं थी। इसका मतलब साफ है कि जिससे जितनी ज्यादा अपेक्षा उसकी तरफ से दुख उतना ज्यादा, और जिसके तरफ से जितनी अपेक्षा कम उतना ही उसके लिए दुख कम है ना। बात में दम। तो खुद को मोल्ड करने के लिए बेहतरीन उपाय है अपेक्षाएं कम और खुश रहना ज्यादा, क्योंकि हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। तो हमारे जीवन के हर पल को खुशी से बिताओ, रोने का वक्त कहाँ, सिर्फ मुस्कुराओ, चाहे ये दुनिया कहे पागल आवारा। बस याद रखना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो मेरे हिसाब से खुशी का पहला उपाय जो मोल्ड होना है कि पिछली बातों पर बहुत अधिक विचार करने से बचे, जो हमारा भूतकाल होगा। दूसरी बात, अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए, हद से ज्यादा समझदारी जिंदगी को नीरस बना देती है। तीसरी बात, जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से और कुछ नजरअंदाज से। और चौथी बात, एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए ये भी स्वीकार करना जरूरी है कि सबको सब कुछ नहीं मिलता। तो मुस्कुराइए और खुशियों को आने का मौका दे। एक बुजुर्ग आदमी के सिर पर कुछ 20 बाल थे, वो नाई की दुकान में गए। नाई ने गुस्से से पूछा, गिनूं की काटूं? तो बूढ़े इंसान ने हंसकर कह दिया, रंग दो। बस जीवन आनंद के लिए ही तो है, रंगने के लिए ही तो है। परिवार की व्याख्या ही ये है कि जहां एक दूसरे के प्रति प्यार, सम्मान, विश्वास, सुरक्षा की भावना हो, वो परिवार। मतभेद होंगे, बस मनभेद ना हो। याद रखे, परिवार को हम नहीं चुनते, तो ईश्वर हमारे लिए चुनते हैं। तो घर के बड़ों को कुछ नए बदलाव, कुछ खान पान का, रहन सहन की आदतों का, नए टेक्नोलॉजी, नए वैचारिक क्रांति को, इस शिक्षा प्रणाली को, जिंदगी के कुछ नए फंडे को, बदली हुई लाइफस्टाइल को जब तक बने और जो अच्छा है उतना स्वीकार करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन नियम है। इसमें काफी कुछ ऐसा भी है सही में जो काफी अच्छा भी है। और हमारी नई पीढ़ी, हमारी मिडल एज वाली जनरेशन, हमेशा याद रखिए, ओल्ड इज गोल्ड। चाहे घर के बड़े आपको किसी बात के लिए रोके टोके, उसके पीछे की भावनाओं को समझो, ये उनके अनुभव बोलते हैं। एक ना एक हम सभी को इस अवस्था में हमको आना ही है। और कहते हैं ना कि वृद्ध और बच्चे, इनमें ज्यादा फर्क नहीं होता। उनको समय दो, सेवा करो, बातचीत करो। वे आज घर के बड़े सम्माननीय सदस्य है, ये एहसास उनको हमेशा करवाइए। वे खुद को उपेक्षित ना करे, ये जिम्मेदारी हमारी है। हम जो बर्ताव उनके साथ में करेंगे, वही बर्ताव हमारे बच्चे हमारे बुढ़ापे में हमारे साथ करेंगे। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। बस अंत की ओर बढ़ रही हूं अपने शब्दों के कि एक चम्मच खिलखिलाती हंसी, एक कटोरी मस्ती, ग्लास छलकता हुआ बचपन, यादों की बारात की मस्ती, प्यार से परोसा हुआ अपनापन, बस इतना ही तो चाहिए जिंदगी की प्लेट में। बस आप सभी की जिंदगी की प्लेट इन्हीं पकवानों से, जो मैंने बोला है, इन्हीं पकवानों से सजी रहे, बनी रहे। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम दूंगी। लेकिन उसके पहले आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज मुझे इस माध्यम से आपके साथ महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा अंतर्गत संस्कार एवं संस्कृति संवर्धन समिति द्वारा आयोजित इस वेबिनार में हम सभी को आपसे जुड़ने का मौका मिला, रूबरू होने का मौका मिला। संयोजिका कल्पना जी मालू, सह संयोजिका मंगला जी बिरला, सरोज जी गट्टानी, पवन जी धोवर एवं महाराष्ट्र प्रदेश के सभी पदाधिकारी, जो यहाँ सभी ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ पदाधिकारी है, आप सभी को वंदन, आप सभी को चरण स्पर्श। एक बात आप तक और पहुंचाना चाहूंगी कि यूट्यूब चैनल, एक मिनट भाभी, बस लास्ट,
एक YouTube चैनल मेरा नीता मुंदड़ा के नाम से है। अगर आप इसके अलावा भी मैं काफी उसमें वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो कृपया मेरे उस YouTube चैनल पे जरूर विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस अलग अलग विषयों पर मिलते रहे। YouTube चैनल का नाम है नीता मुंदड़ा। और फिर से एक बार आप सभी का धन्यवाद। जय महेश। जय महेश, बहुत सुंदर, एकदम निशब्द कर दिया है आपके वक्तव्य में। एकदम यानी क्या कहूँ कि पूरा आपने न्याय दिया है मेरे सब्जेक्ट को। जब मैं चाहती थी वो आपने पूरा बोला है, पूरा कथन किया है कि मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ कि जो मुझे चाहिए था वो सब मिल गया है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीता जी। दो पल है जिंदगी के, दो पल है जिंदगी के, दो नियम, निखरो फूलों की तरह और बिखरो खुशबू की तरह। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है, तो किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में और बहुत ही सटीक बात में, इतनी ओजस्वी वाणी आपकी, इतनी सुमधुर वाणी की सुंदर हो, बहुत ही बढ़िया हुआ है। इन दोनों में आप सभी की गरिमा में उपस्थिति हमारे लिए सम्मानीय थी। मैं कृतज्ञ हूँ आप सभी के लिए, और आपके लिए कृतज्ञता व्यक्तता करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे सहयोगी पवन जी जौहर को कि वो आभार प्रदर्शन करें। पवन जी जौहर। धन्यवाद सभी को। जय श्री कृष्ण, जय महेश। मैं सीए पवन कुमार, सह संयोजक संस्कार एवं संस्कृति संवर्धन समिति का आप सभी को नमन करता हूं। आप सभी के सामने मैं यहाँ पे आभार व्यक्त करने के लिए मौजूद हूँ। सभी के मौजूदगी ने माहौल बदल दिया, सभी के मौजूदगी ने माहौल बदल दिया, आदर और भावनाओं का मेल कर दिया। लेकर आए आप ज्ञान और खुशियों की बहार, लेकर आए आप ज्ञान और खुशियों की बहार। अब तहे दिल से निकलेंगे आप सभी के लिए आभार, आप सभी के लिए आभार। कार्यक्रम के उद्घाटन महासभा सभापति दक्षिणांचल श्री अशोक जी बंग, इन्होंने बहुत ही प्यारे शब्दों में इस 2 दिवसीय चर्चा सत्र की नींव रखी। उनका मैं तहे दिल से यहाँ शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी के साथ कुछ कारणवश प्रमुख अतिथि सुरेंद्र जी मानधनी हमारे बीच नहीं जुड़ सके, लेकिन उनका मैं समिति की ओर से बहुत यहाँ पे आभार व्यक्त करता हूँ। 2 दिन के चारों वक्ताओं ने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन हमें यहाँ पे किया, जिसमें मोल्ड विद सेल्फ कैसे होना है इस पे सीए पवन कुमार, मोल्ड विद हेल्थ और नेचर के जितना पास जा सके उस पे सौ अंजना जी राठी ने हमें यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से सभी को मोटिवेशनल स्पीक किया। मोल्ड विद मीडिया एंड सोशल थिंग्स, इस पे एडवोकेट सौ कोमल जी करवा ने बहुत ही प्यारा सा मार्गदर्शन, बहुत ही आई ओपनर मार्गदर्शन यहाँ पे किया। और अभी अभी जिनकी सुंदर वाणियां अपन ने सुनी, सौ नीता जी मुंदड़ा, इन्होंने बहुत ही सूझबूझ और बहुत ही प्यारे सिंपल से एग्जाम्पल्स में जो एल्डर्स है, जो सीनियर्स है, उनके साथ हम जूनियर्स कैसे जनरेशन गैप कर सके, इस पर बहुत ही सुंदर टिप्पणी की। समिति की ओर से सभी वक्ताओं का यहाँ पे मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उसी के साथ जिनके नेतृत्व में ये 2 दिन का शिविर हुआ, ऐसे प्रदेश अध्यक्ष श्री किशन जी भंसाली, प्रदेश मंत्री श्री मदन लाल जी मनिया, इनका मैं समिति की ओर से धन्यवाद यहाँ पे व्यक्त करता हूँ। और जिनके साथ के बगैर यह प्रोग्राम इतना अच्छा नहीं होता था, ऐसे महिला संगठन अध्यक्षा सौ अनुसुया जी मालू, सचिवा सौ सुनीता जी पल्लोड, युवा संगठन अध्यक्ष श्री हार्दिक जी सारड़ा, सचिव डॉक्टर श्री गोविंद जी मंत्री, इनको भी यहाँ पे मैं समिति की ओर से इनका धन्यवाद, इनका आभार व्यक्त करता हूँ। 2 दिन में जो अनइंटरप्टेड प्रोग्राम हम जूम के द्वारा यहाँ पे सभी लोगों के पास पहुंचा रहे, ऐसे तकनीकी समिति प्रमुख श्री ओम प्रकाश जी बजाज, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद इनको देता हूँ। और जो हमारे प्रेरणा स्थान है, हमेशा हमारा हौसला बढ़ाते हैं, ऐसे सभी श्रोतावर जिनके लिए ये प्रोग्राम अटेंड किया था, उन सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। आपका यह प्यार विश्वास ऐसे ही हमें जिंदगी भर मिले, यही मैं प्रार्थना करता हूँ।
एक दो लाइनें मैं आप सभी के लिए यहाँ पे रखना चाहूंगा। जीवन के विविध पड़ाव पर कैसे करें खुद को मोल्ड, जीवन के विविध पड़ाव पर कैसे करें खुद को मोल्ड, इस विषय पर 2 दिवसीय हुआ मंथन विचार। आप सभी का पुनश्च आभार। आप सभी रहेंगे सदा यादगार। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज के वेबिनार में उपस्थित सभी का आभार तो हमारे पवन जी ने मान ही लिया है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कोमल जी को और नीता जी को। बहुत सुंदर वाणी में आज का वक्तव्य रहा है और हम सभी के लिए रियल में आज का वक्तव्य तो 2 दिन का ही वक्तव्य यादगार है, पर आज तो मुझे लगता है कि आज दोनों भी खुश हुए, युवा भी खुश है तो बुजुर्ग भी हमारे खुश है। और मुझे भी बहुत पसंद आया, मैं भी उन बुजुर्गों के मार्गों में ही हूँ, मुझे भी बहुत पसंद आया आज का वक्तव्य। तो मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करती हूँ कि आपने बहुत अच्छा वक्तव्य 2 दिन में रखा है और हम सभी के लिए बहुत अनुकरणीय रहा है। और हम हमारे समिति की ओर से ऐसे ही कुछ अलग अलग उपक्रम लेके हम समाज के सामने आएंगे। और आज का हमारा 2 दिवसीय प्रोग्राम जो अभी संपूर्णता की ओर कदम बढ़ा भी रहा है और मैं समापन की घोषणा करती हूँ। जय महेश, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।